आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है। इसमें जो हम सीखेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़, 11 लीडरशिप क्वालिटीज़ हम सीखेंगे। कौन सी ऐसी आदत होती हैं जिनकी वजह से कुछ लोग सेकंड्स के हिसाब से भी पैसा कमाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग दुनिया में हैं जो सेकंड के हिसाब से पैसा कमाते हैं। अब देखें, एक कंपनी है, कंपनी में एक आदमी लाखों रुपए कमा रहा है महीने के, और एक आदमी 30,000 भी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है उसी कंपनी में काम करते हुए। तो कभी आपने सोचा है क्यों? जवाब इसका ये बनता है कि वो लाखों का काम करके दे रहा है। दोनों आदमी ही हैं, लेकिन 8 घंटे वो भी दे रहा है, 8 घंटे वो भी दे रहा है। एक आदमी है 8 घंटे के लाखों रुपए ले रहा है, और दूसरा आदमी है 8 घंटे के 30,000 या 20,000 या 25,000 भी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है, और उसकी इज्जत भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो वो ऐसा कौन सा काम करता है? तो आज हम यही सीखेंगे कि आपने ऐसे कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से आपको भी मिनट्स के हिसाब से पैसे मिलें, घंटों के हिसाब से पैसे मिलें, ना कि महीने के हिसाब से। तो वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। हम रिकॉर्ड कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच किताब को, जिसके हमने 6 चैप्टर मुकम्मल सुन लिए थे, रीड कर लिए थे। अगर नहीं आपने सुने तो जाकर स्टार्ट से शुरू करें। आपको टेंशन होगी कि यार समझ भी नहीं आएगी, लेकिन जब आप बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, आपके कानों में ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। क्योंकि देखें, मुफ्त में हम एशियाई लोगों को, या मैक्सिमम पाकिस्तानी लोगों को कह लें, हिंदुस्तान को, या जितने भी लोग हैं, मुफ्त में कोई चीज़ हमें मिल जाए ना तो हमें कभी भी हज़म नहीं होती। हमें कोई ना कोई कीमत, प्राइस पे करनी ही पड़ती है, तभी हमें समझ में आता है। तो आपकी यहाँ पर कीमत क्या है? आपका टाइम, आपका वक़्त, आपका ज़हन, आपका पूरे का पूरा फ़ोकस। अगर मज़े लेने के लिए या टाइम वेस्ट करने के लिए किताब सुनने आए हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है, साइड पे हो जाएँ, अभी के अभी छोड़कर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ़ चेंज करना चाहते हैं, अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, आम ज़िंदगी से निकल कर ख़ास ज़िंदगी में आना चाहते हैं, रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, मुआशरे में एक नाम बनाना चाहते हैं, तो ही ये आपके लिए है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद उसमें से जो की पॉइंट्स होंगे, अहम पॉइंट्स होंगे, उनको अपनी डायरी पर नोट करना पड़ेगा, और नोट करने के बाद उन पर अमल करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने किताब का तारुफ सीखा था, जिसमें हमने इस्तिकामत का 50 साला सबक सीखा था। सेकंड नंबर पे ख्वाहिश। ख्वाहिश, हमेशा ख्वाहिश से ही कोई ना कोई चीज़ जन्म लेती है। तमाम कामयाबियों का जो नुक्ता आगाज़ है वो ख्वाहिश ही है। थर्ड नंबर पे हमने चैप्टर में पढ़ा था ईमान, कि हमें यकीन होना चाहिए। चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑटो तजवीज़, ऑटो सजेशन के बारे में। पांचवें चैप्टर में हमने पढ़ा था खसूसी इल्म, के आम इल्म भी होता है, ख़ास इल्म भी होता है। आम लोग आम इल्म हासिल करते हैं, ख़ास लोग ख़ास इल्म हासिल करते हैं। अगर मैं आपको इसे आसान लफ्ज़ों में थोड़ा मतलब रिव्यू करवाऊँ, रीकैप जिसे कहते हैं, कि आम ज़िंदगी कौन सी होती है? इंसान है, वो काम करता है, काम करके पैसा कमाता है, पैसे से अपने घर के अखराजात पूरे करता है। लेकिन ख़ास ज़िंदगी में क्या होता है कि वो काम करता है, आदमी काम करके पैसा कमाता है, पैसे से कोई ना कोई सिस्टम बनाता है, कोई ना कोई असासा बनाता है, कोई ना कोई नेटवर्क बनाता है, टीम बनाता है, फिर वहाँ से उसे पैसा आता है और उसके घर के अखराजात पूरे होते हैं। बिलफर्ज आम ज़िंदगी में अगर इंसान काम करना बंद कर दे तो पैसा आना बंद हो जाता है, लेकिन ख़ास ज़िंदगी में इंसान अगर काम करना बंद भी कर दे तो उसका सिस्टम खड़ा है, उसका असासा, उसका नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, जहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है और वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहा है। छठे चैप्टर में हमने पढ़ा था तखय्युल, यानी इमेजिनेशन। जो कुछ हम सबसे पहले सोचते हैं, सोचने के बाद वो डायरी पर आता है, और डायरी के ऊपर खाका बनने के बाद वो कहाँ पर आता है? रियल में आता है। आप ज़िंदगी में अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले वो सोच दिमाग में आई होती है, दिमाग के बाद वो पेपर पर आई होती है, और पेपर पर आने के बाद जब प्लान बनता है तब वो हकीकत में आना शुरू होती है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, यानी अमल में ख्वाहिश का पिलर। ये हमारा दौलत की तरफ छठा कदम है। तो स्टार्ट ही हम बहुत ही कमाल की लाइन से लेंगे। इसमें बहुत कमाल की लाइन है। ये लाइन आपको अपने दीवार के ऊपर बड़े अल्फाज में लिख लेनी चाहिए। वाकई मैं सही कह रहा हूँ, आपको अपनी दीवार पर ही लिख लेनी चाहिए। हाँ, अगर घर में डर लगता है माँ बाप का या बीवी का या किसी का भी, तो एक बहुत बड़ा पेज लें और उस पेज के ऊपर लिख लें। क्या लिखना है? कौन सी लाइन लिखनी है? छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता, और जीतने वाला कभी नहीं छोड़ता। ये लिखें और लिखकर अपनी दीवार के सामने लगाएं, जहाँ पर आप रात को सोने लगें और आपकी नज़र बिल्कुल सामने पड़े, और जब सुबह उठें तब भी बिल्कुल नज़र आपके सामने पड़े। फिर से सुने, क्या आपने लिखना है? छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता, और जीतने वाला कभी नहीं छोड़ता।
तो चलिए हम चलते हैं दौलत की तरफ, छठे कदम की तरफ। कहते हैं आपने सीखा है कि इंसान जो कुछ तख्लीक करता है या हासिल करता है वो ख्वाहिश की शक्ल में शुरू होता है। इस ख्वाहिश को इसके सफ़र की पहली गोद में ले जाया जाता है, यानी ख्वाहिश पहली गोद है। खुलासे से कंक्रीट तक, कंक्रीट मतलब जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं, एक पेज के ऊपर उस अपने मंसूबे को लिखते हैं, तख़य्युल में जाता है और उसके बाद मंसूबा बनता है। बात दोम में यानी दूसरे चैप्टर में आपको हदायत की गई थी कि पैसे की ख्वाहिश को इसके माली बराबरी में ढालने के लिए पहले कदम 6 वाज़ेह और अमली इक़दामात उठाएं। और वो 6 वाज़ेह कौन से थे कि पहले आप सोचें कि आपको चाहिए कितनी रकम, फिर उसके बदले में क्या देंगे, फिर उसे अपनी डायरी पर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उसे बार बार रीड करेंगे, एंड डेट लगाएंगे और उसके लिए आप तैयार हो ना हो फ़ौरन अमल शुरू कर देंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि आपने उसके बाद एक अमली मनसूबाबंदी बनानी है, जिसके ज़रिए जो आपने सोचा है, जो आपका ख्वाब है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका मकसद है, पूरा होने के लिए ऐसे मंसूबे बनाए जाए जो अमली हों। यानी पहला, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक ग्रुप के साथ इत्तेहाद करें, मतलब जोड़ें, जिसकी आपको तख्लीक करनी है। और अपने मंसूबे को अमली जमा पहनाने या पैसा जमा करने के लिए मंसूबों की ज़रूरत हो सकती है। यानी आपको अपने मास्टरमाइंड के असूलों को इस्तेमाल करना है। मास्टरमाइंड के असूल को तश्कील देने से पहले फैसला करें कि कौन से फ़ायदे आप अपने ग्रुप के हर एक मेंबरों को दे सकते हैं। कोई भी किसी किस्म के मुआवजे के बगैर, यानी फ्री में कोई भी ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता। कोई भी ज़हीन शख्स मुनासिब मुआवजे के बगैर किसी दूसरे से काम करने की दरख्वास्त या तवक्को नहीं करेगा। हालांकि ये हमेशा पैसे की शक्ल में नहीं हो सकता। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी जो आपने ग्रुप बनाया है जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, मेंबरों से मिलने का इंतज़ाम करें। और अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बार, जब तक कि आपने मुश्तरका तौर पर ज़रूरी मंसूबा या रकम जमा करने के मंसूबों को मुकम्मल नहीं किया। यानी इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसे लोगों में घेर लें जो उस फील्ड में माहिर हैं, जो वो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वो वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं। तो आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए, डायरेक्टली आप जाकर उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। उनको बताने में मज़ा आता है, कामयाब लोगों को अपनी कहानी सुनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप जब उनसे सुनेंगे वो आपको खुल के और बताएंगे, और ऐसी बातें लाखों करोड़ों में भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या होना चाहिए कि अपने लिए बड़ी अहमियत के काम में मसरूफ़ रहें। कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आपके पास ऐसे मंसूबे होने चाहिए जो हद से ज़्यादा काबिल एतमाद हों। दूसरा, आपको दूसरों के ज़हन के तजर्बे, उनकी तालीम, उनकी मुकामी सलाहियत और तख़य्युल से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हर उस शख्स के ज़रिए अपनाए जाने वाले तरीक़ों से मुताबिकत रखता है जिसने बड़ी दौलत जमा की है। यानी कि अब जैसे हेनरी फोर्ड था, उसने क्या किया था, उसने वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने लिए काम करने वाले पढ़े लिखे हायर कर लिए थे। तो जिस चीज़ में आप माहिर नहीं हैं, आप उस पर्सन को बुलाएं जो इस चीज़ में माहिर है और उससे अपना काम लें और उसे उसका मुआवजा दें। किसी भी फ़र्द के पास इतना तजर्बा, तालीम और मुकामी सलाहियत और इल्म नहीं है कि वो दूसरे लोगों के ताउन के बगैर एक अजीम दौलत के जमा होने को यकीनी बनाए। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई अकेला शख्स कामयाब हो ही नहीं सकता, हमेशा किसी ना किसी को दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह कहते हैं, आपने अपना एक ग्रुप बनाना है जिनसे आप मदद ले सकें। उनकी जिस काम में वो माहिर हैं उन चीज़ों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि या तो दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए उनकी नौकरी कर लो, उनके लिए काम कर लो, या अपने ख्वाब पूरे करने के लिए दूसरों को हायर कर लो। अगर पहला मंसूबा जो आप बनाते हैं कामयाबी से काम नहीं करता तो इसे एक नए मंसूबे से तब्दील करें। ये नहीं कि एक मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो आपने कहा मुझे तो मंसूबे बनाने नहीं आते, नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा मंसूबा बनाएं, तीसरा बनाएं। अब देखें, छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है वो भागना या दौड़ना तो शुरू नहीं कर देता ना, नहीं, वो पहली बार उठता है, गिरता है, 10 बार उठता है, अपने घुटने छिलवाता है, कोहनियों पे चोट लगती है, कभी कभी तो दांत भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्या वो उठने से बाज आ जाता है? हरगिज़ नहीं, वो बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है। तो अगर आपका एक मंसूबा नाकाम होता है तो दूसरा बनाएं, दूसरा नाकाम होता है तो तीसरा बनाएं, 10 में आपको नाकामी मिलती है तो 11वां बनाएं।
कहते हैं ना कि या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, मैं हारता नहीं हूँ। इंसान 2 बार हारता है। सबसे पहले अंदर से, अगर वो अंदर से हार गया तो उसे दुनिया की कोई ताकत जगा नहीं सकती। आपको दुनिया की एक ही ताकत जगा सकती है और वो है आईने के सामने खड़ा हुआ शख्स। तो अभी जाएँ आईने के सामने और अपनी आँखों में आँखें डाल के देखें और खुद से पूछें कि कब कामयाब होना है? आखिर कब तक वेट करना है? कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। छोटा बच्चा भी कहता है अपना टाइम आएगा, बड़ा बच्चा भी कह रहा है अपना टाइम आएगा, नौजवान साहब भी कह रहे हैं अपना टाइम आएगा, 40 साल की उम्र वाले भी कह रहे हैं कि अपना टाइम आएगा। और एक दिन रिश्तेदार फ़ोन करके कहते हैं भाई साहब इसका टाइम आ गया है, आ जाओ जनाजा पढ़ने के लिए। तो कब तक? अपने आप से पूछें। एक ही आदमी आपकी कामयाबी का ज़िम्मेदार है और वो है आईने के सामने खड़ा हुआ शख्स, यानी कि आप खुद। तो बिल्कुल, अगर कोई एक मनसूबा बनाने में आप नाकाम हो जाते हैं, अगर वो काम नहीं करता तो आप दूसरा बनाएँ, तीसरा बनाएँ, 10 बताएँ। जब तक आपको कोई ऐसा मनसूबा ना मिल जाए जो काम करता है। ये वो नुक्ता है जिस पर मर्दों की अक्सरियत को नाकामी का सामना करना पड़ता है और वो हर चीज़ छोड़ छाड़ कर अपने नौकरियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। कहते हैं कि सबसे ज़हीन इंसान, जो सबसे ज़्यादा ज़हीन इंसान होते हैं, वो ऐसे मंसूबों के बगैर पैसा जमा करने में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही किसी और काम में कामयाब हो सकता है जो अमली और काबिल अमल हों। बस इस हकीकत को ज़हन में रखें और याद रखें कि जब आपके मंसूबे नाकाम हो जाते हैं तो ये आर्जी शिकस्त है, मुस्तकिल नाकामी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि आपके मंसूबे दुरुस्त नहीं हैं। दूसरे मंसूबे बनाएं, सब कुछ दोबारा शुरू करें। थॉमस एडिसन ने बिजली के रोशन बल्ब को मुकम्मल करने से पहले 10,000 बार नाकाम कोशिशें की थी, यानी उसे 10,000 मरतबा आर्जी शिकस्त का सामना करना पड़ा था इससे पहले कि इसकी कोशिशों को कामयाबी का ताज पहनाया जाए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन, उसने 9,999 कोशिशें की थी और बल्ब नहीं बना था। अब उसने ये तो नहीं किया कि मैंने इतनी कोशिशें की हैं लेकिन बल्ब नहीं बना, उठाकर फेंका तो नहीं, नहीं, वो लगातार काम करता रहा। तो आर्जी शिकस्त आती है लेकिन हमने उसको मुस्तकिल नाकामी नहीं बना लेना। कहते हैं आर्जी शिकस्त का मतलब सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, एक ख़ास इल्म कि आपके मंसूबे में कुछ गलत है। लाखों इंसान मुसीबतों और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि इनके पास कोई ठोस मंसूबा नहीं है जिसके ज़रिए वो दौलत जमा कर सकें। तो आप भी उन लाखों इंसानों में से बनना चाहते हैं? हाँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। आज ही अपने आप को अपनी आंखों में देख के आईने के सामने खड़े होकर बोलें कि मैं अपने ख़ानदान में सबसे पहला करोड़पति बनने वाला हूँ। अपने आप से ये वादा करें और ये लिख कर रखें। जहाँ पर लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको कहें अच्छा तू करोड़पति बनेगा, आपकी अना को ये बात पहुँचे, वो आप पे तंज करें और आप उनके तंज में आकर गुस्से में, तहम्मुल में, बर्दाश्त में, हिम्मत में, हौसले में अपनी कामयाबी की तरफ जाना शुरू करें। कहते हैं हेनरी फोर्ड ने दौलत जमा की अपने आला दिमाग की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उसने एक प्लान को अपनाया और उस पर अमल किया जो दुरुस्त साबित हुआ। 1,000 मर्दों की निशानदेही की जा सकती है जिनमें से हर एक फोर्ड के मुकाबले में बेहतर तालीम रखता था, फिर भी इनमें से हर एक गुर्बत में रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा जमा करने के लिए सही मंसूबा नहीं था। तो आपके पास भी सही मंसूबा नहीं है तो आप गुर्बत में ज़िंदगी ही गुजारेंगे। सही मनसूबाबंदी अभी से, आज से ही स्टार्ट करें। आपकी कामयाबी आपके मंसूबों से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये खुद साख्ता बयान लग सकता है लेकिन ये सच है। कहते हैं कि इंसोल ने $100 मिलियन से ज़्यादा अपनी रकम खो दी। इंसोल की किस्मत, यानी एक ये आदमी का नाम है, उसने $100 मिलियन से ज़्यादा रकम बनाई थी और वो खो दी। इंसोल की किस्मत इन मंसूबों पर तामीर की गई थी जो ठोस थे। कारोबारी अफसरदगी ने मिस्टर इंसोल को अपने मंसूबों को तब्दील करने पर मजबूर किया और यह तब्दीली आर्जी शिकस्त लेकर आई क्योंकि इसके नए मंसूबे दुरुस्त नहीं थे। मिस्टर इंसोल अब एक बूढ़ा आदमी है, उसके नतीजे में वो आर्जी शिकस्त की बजाय नाकामी को कबूल कर सकता है। लेकिन अगर इसका तजर्बा नाकाम साबित होता है तो उसकी वजह यह होगी कि इसके पास अपने मंसूबों को नया बनाने के लिए इस्तकामत की जो आग होती है वो कम हो जाती है। किसी भी इंसान को उस वक़्त तक कोड़े नहीं मारे जाते जब तक वो अपने ही ज़हन में नहीं लेके आ जाता। ये हकीकत कई बार दोहराई जाएगी क्योंकि शिकस्त की पहली अलामत पर गिनती करना बहुत आसान है। कहते हैं जेम्स जे हिल को आर्जी शिकस्त का सामना करना पड़ा जब उन्होंने पहली बार मशरिक से मगरिब तक रेलवे की तामीर के लिए ज़रूरी सरमाया इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी नए मंसूबों के ज़रिए शिकस्त की फतह को
शिकस्त को फतह में तब्दील कर लिया। मतलब जेम्स जे हिल जिसने रेलगाड़ी का काम शुरू किया था, तो उसने लोगों के पास जाकर कहा कि मैं यहाँ पर एक सड़क बनाने जा रहा हूँ, पटड़ी बिछाने जा रहा हूँ। तो लोग कहते कि ये आग से बड़ा हुआ एक जिन्न है, यानी चुड़ैल है, जो इनके घरों को उड़ा कर ले जाएगी। कितने ही लोगों ने उनकी मुखालफत की, लेकिन वो बार बार लगे रहे, जुड़े रहे, और आज देखिए रेलगाड़ी कितनी कमाल की चीज़ बन चुकी है। हम आज उसमें सफ़र भी करते हैं, लेकिन स्टार्ट में ये ऐसे नहीं बनी थी। तो वो कहती है ना कि वक्ती शिकस्त को मुस्तकिल नाकामी में कभी नहीं तब्दील करना। या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। आपके माइंड में यही लाइन हर बार आनी चाहिए। हेनरी फोर्ड को आर्जी शिकस्त का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ अपने ऑटोमोबाइल कैरियर के आगाज़ में, बल्कि इसके बाद भी जब वो चोटी की तरफ बहुत आगे बढ़ गया था, यानी कामयाब हो गया था, उसने नए मंसूबे बनाए और माली फतह की तरफ बढ़ गया। हम ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं जिन्होंने बड़ी दौलत कमाई है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ इनकी फतह को ही देखते हैं, इनकी कामयाबी को ही देखते हैं, उन आर्जी शिकस्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्होंने आने से पहले हासिल करनी पड़ती हैं। इस फ़लसफ़े का कोई भी फॉलोवर माकूल तौर पर आर्जी शिकस्त का तजर्बा किए बगैर दौलत जमा करने की तवक्को नहीं कर सकता। जब शिकस्त आती है तो इसे इस इशारे के तौर पर कबूल करें कि आपके मंसूबे दुरुस्त नहीं हैं। यानी जब आप हार गए हैं तो फ़ौरन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपके मंसूबे में कोई ना कोई कमी थी। इन मंसूबों को दोबारा से देखें और एक बार फिर अपने पसंदीदा मकसद की तरफ बढ़ें। अगर आप अपने मकसद तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं तो आप छोड़ने वाले हैं। और मैंने क्या कहा था स्टार्ट में, छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी नहीं छोड़ता। इस जुमले को बाहर उठाएं, इसे 1 इंच मोटे, मतलब किसी बड़े अल्फाज, बड़े मोटे मार्कर से लिखें कागज़ के टुकड़े पर, और इसे वहाँ रखें जहाँ आप इसे हर रात सोने से पहले देखेंगे और हर सुबह काम पर जाने से पहले। जब आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, जिनके साथ आप रहते हैं, यानी जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को मुंतखब करने की कोशिश करें जो शिकस्त को संजीदगी से नहीं लेते। मतलब एक शिकस्त आई और वो चुपचाप बैठ गए, लो जी अब मैं नाकाम हो गया, अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। हरगिज़ नहीं। कुछ लोग अहमकाना तौर पर यकीन करते हैं कि सिर्फ पैसा ही पैसा कमा सकता है। ये सच नहीं है। ख्वाहिश, जिसे यहाँ बयान करदा असूलों के ज़रिए इसके मालियाती बराबरी में मुंतकिल किया जाता है, एक तरह का इदारा है जहाँ ज़रिए पैसा बनाया जाता है। पैसा बज़ाते खुद गैर फ़ाल मादे के सिवा कुछ नहीं है। ये हरकत नहीं कर सकता, ये सोच नहीं सकता, ये बात नहीं कर सकता, लेकिन ये सुन सकता है जब कोई शख्स जो इसकी ख्वाहिश रखता है इसे आने वाला कहता है। खिदमात की फ़रोख्त की मनसूबाबंदी। इस बाब का बकिया हिस्सा ज़ाती खिदमात की मार्केटिंग के तरीक़ों और ज़राए की वजाहत करता है। यहाँ फ़राहम करदा मालूमात किसी भी शख्स के लिए अमली मदद फ़राहम करेगी जो मार्केट में किसी भी किस्म की ज़ाती खिदमात रखता है, लेकिन ये इन लोगों के लिए अनमोल फ़ायदेमंद होगा जो अपने मुंतखब करदा पेशों में क़यादत करने की ख्वाहिश रखते हैं, मतलब लीडर बनना चाहते हैं। दौलत जमा करने के लिए डिज़ाइन करदा किसी भी काम में कामयाबी के लिए ज़हीन मनसूबाबंदी ज़रूरी है। यहाँ इन लोगों के लिए तफसीली हदायत मिलेंगी जिन्हें ज़ाती खिदमात फ़रोख्त करके दौलत जमा करना शुरू करना चाहिए। ये जानना और भी कमाल होगा कि अमली तौर पर तमाम अजीम दौलत ज़ाती खिदमात के मुआवजे की शक्ल में आती है, ये या आइडियाज़ की फ़रोख्त से शुरू होती है। ख्यालात और ज़ाती खिदमात के अलावा और क्या है जो जायदाद के मालिक नहीं हैं, इसे दौलत के बदले में और क्या देना पड़ेगा? बहुत सारे सवालात आते हैं। अब कहते हैं दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक किस्म लीडर के तौर पर जाना जाता है और दूसरों को फॉलोवर के तौर पर जाना जाता है। शुरू में फैसला करें कि या आप अपनी मुंतखब करदा यानी जो रहनुमा बनने का इरादा रखते हैं या फॉलोवर बनने का इरादा रखते हैं। मुआवजे में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो फॉलोवर होते हैं वो माकूल तौर पर इस मुआवजे की तवक्को नहीं कर सकता जिसका एक रहनुमा हकदार है। हालांकि बहुत से फॉलोवर इस तरह की तनख्वाह की तवक्को करने की गलती करते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये सोचें कि आप फॉलोवर हैं या लीडर हैं, काम का हुक्म देने वाले हैं या काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर कहते हैं फॉलोवर होना यानी पैरोकार होना कोई जिल्लत की बात नहीं है। दूसरी तरफ फॉलोवर रहने का कोई क्रेडिट नहीं है। ज़्यादातर अजीम रहनुमा फॉलोवर की हैसियत से ही शुरू हुए थे। वो अजीम रहनुमा बन गए क्योंकि वो ज़हीन पैरोकार थे, ज़हीन फॉलोवर थे। कहते हैं ना कि हर ग्रेट उस्ताद भी एक शागिर्द था।
मतलब अगर आपको कमाल का उस्ताद बनना है तो आपको कमाल का शागिर्द बनना पड़ेगा। जितने अच्छे आप शागिर्द होंगे उतने ही कमाल के आप उस्ताद बनेंगे। कहते हैं जो शख्स किसी रहनुमा की अक्लमंदी से पैरवी नहीं कर सकता वो एक मौसर रहनुमा नहीं बन सकता। वो शख्स जो किसी रहनुमा की सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से फॉलो कर सकता है आमतौर पर वो शख्स होता है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से क़यादत में तरक्की करता है यानी लीडर बनता है। एक ज़हीन फॉलोवर के बहुत फ़वाइद हैं, इनमें से एक अपने रहनुमा से इल्म हासिल करने का मौका है। अब कहते हैं लीडर की अहम खसूसियात। जो लीडर होते हैं क़यादत के अहम अवामिल वो 11 हैं। अब सबसे पहला तो उसमें आ जाता है गैर मुतज़ल्ज़ल क़ुव्वत। गैर मुतज़ल्ज़ल यानी जो आपको लड़खड़ाती नहीं है, जुर्रत जिसकी बुनियाद खुद और अपने पेशे के इल्म पर है। कोई आपको आपको आकर कहे कि ये इल्म आपका गलत है, लेकिन आप उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें कि कैसे गलत है, मुझे साबित करके दिखाओ, आपका इल्म गलत नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, 100% राइट पे हूँ। यानी ऐसी जुर्रत होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 लोग आकर कहें आप तो गलत काम कर रहे हो और आप कहो यार कहीं मैं वाकई गलत काम तो नहीं कर रहा। नहीं, आपको जब यकीन है कि आप ठीक बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, तो कोई 10 क्या हज़ारों लोग भी आकर कहें आप गलत काम कर रहे हैं, तो आप अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। इसे कहते हैं गैर मुतज़ल्ज़ल जुर्रत। कोई भी फॉलोवर किसी ऐसे रहनुमा का गलबा हासिल नहीं करना चाहता जिसमें खुद एतमादी और हिम्मत की कमी हो। किसी भी ज़हीन फॉलोवर पर इतने लंबे अरसे तक ऐसे लीडर का गलबा नहीं रहेगा। मतलब अगर आप में जुर्रत नहीं है, बहादुरी नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो आप एक लीडर नहीं बन सकते। और अगर आप लीडर हैं तो आपके नीचे जो फॉलोवर हैं वो आपको छोड़कर जाते जाएंगे। तो पहला आपके अंदर गैर मुतज़ल्ज़ल कुव्वत होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है पॉइंट खुद पर काबू पाना। जो शख्स अपने आप पर काबू नहीं रख सकता वो कभी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल अपने पैरोकारों के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल कायम करता है जिसकी नकल ज़्यादातर नहीं दूसरे ज़हीन लोग भी करते हैं। तीसरा पॉइंट इंसाफ का गहरा एहसास। इंसाफ और उसके एहसास के बगैर कोई भी रहनुमा कोई भी लीडर अपने फॉलोवर की इज्जत का हुक्म नहीं दे सकता और उसे बरकरार नहीं रख सकता। चौथा पॉइंट फैसले की कमी। जो शख्स अपने फैसलों में हिचकिचाता है, हेजिटेशन का शिकार होता है, वो जाहिर करता है कि इसे खुद पर यकीन नहीं है और वो दूसरों की कामयाबी से रहनुमाई नहीं कर सकता। पांचवा मंसूबों की पुख्तगी। कामयाब रहनुमा को अपने काम की मनसूबाबंदी करनी चाहिए और अपने मनसूबे पर काम करना चाहिए। एक रहनुमा जो अमली और कतई मनसूबाबंदी के बगैर अंदाजों के मुताबिक आगे बढ़ता है, इसका मवाजना बगैर किसी रोड के जहाज से किया जा सकता है। जल्द या देर वो चट्टानों पर उतरेगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में मनसूबाबंदी की कमी है तो आप ऐसे हैं कि बगैर रोड के जहाज पर सफ़र कर रहे हैं। तो अब आप सोच लें, बगैर रोड के अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो कहाँ पे लैंड करेंगे? पेट्रोल तो एक न एक दिन ख़त्म होना ही है। छठा पॉइंट मुआवजे से ज़्यादा काम करने की आदत। क़यादत यानी जो लीडर होता है, लीडर की तरफ यानी वो फॉलोवर की ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा काम करने की आदत उसमें होनी चाहिए। सातवां पॉइंट एक खुशगवार शख्सियत। कोई भी लापरवाह शख्स एक कामयाब रहनुमा कभी नहीं बन सकता। क़यादत एहतराम का तकाजा करती है। फॉलोवर एक ऐसे रहनुमा का एहतराम नहीं करेंगे जो खुशगवार शख्सियत के तमाम अवामिल पर आला दर्जा नहीं रख सकता। आठवां पॉइंट हमदर्दी और तफहीम। कामयाब रहनुमा को अपने फॉलोवर के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। इसके अलावा इसे इनको और इनके मसाइल को समझना भी चाहिए। नौवां पॉइंट तफसील में महारत। कामयाब क़यादत का तकाजा है कि वो कायद के मौक़िफ़ की तफसीलात पर अबूर हासिल करे। 10वां पॉइंट पूरी ज़िम्मेदारी कबूल करने की ख्वाहिश। कामयाब रहनुमा को अपने फॉलोवर की गलतियों और कोताहियों की ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो इस ज़िम्मेदारी को तब्दील करने की कोशिश करता है तो वो लीडर नहीं है। अगर इसके फॉलोवर में से कोई गलती करता है और ख़ुद को नाअहल ज़ाहिर करता है तो रहनुमा को लीडर को ये सोचना चाहिए कि ये वही है जो नाकाम हुआ है। 11वां पॉइंट ताउन। कामयाब रहनुमा को बाहमी ताउन की कोशिश के असूल को समझना और लागू करना चाहिए और अपने पैरोकारों को भी ऐसा करने की तरगीब देनी चाहिए। क़यादत ताकत का मुतालबा करती है और ताकत ताउन की ताकत जो होती है वो ताउन से आती है, मदद से आती है। आई थिंक अजान हो रही है तो हम बाकी जो है अभी कुछ देर तक स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच किताब में से 11 क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। यानी सबसे पहले जो क़यादत जो रहनुमा होते हैं उनमें कौन सी आदत होती हैं, उनमें कौन सी खासियतें होती हैं, वो 11। सबसे पहले हमने क्या सुना था? गैर मुतज़ल्ज़ल क़ुव्वत यानी कि अनवेवरिंग करेज। उनमें जो करेज है, जुर्रत है, जो हौसला है ना, वो अच्छा खासा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जाता है सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पे काबू पाना। ये नहीं कि
कोई भी कुछ भी बोल दे और उसके सामने वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें या कुछ भी, अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना। जो इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो एक लीडर में ये बहुत कमाल की आदत होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आदमी, मतलब एक लीडर टाइप एक पर्सन है, वो एक कंपनी में किसी को उस कंपनी से अलहदा होना चाह रहा था। जब वो उस कंपनी से अलहदा होना चाह रहा तो 3-4 लोगों ने उसे बुलाया, वो उनसे मिलने गया। अब जब वो बात कर रहे थे ना, तो उसने कहा कि सीधे-सीधे अल्फाज में कहा कि मैं आपकी कंपनी को छोड़ रहा हूँ और मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी रज़ामंदी से कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब वो जाने लगे ना, तो उनमें से एक पर्सन खड़ा हुआ और उसने उस जाने वाले को कहा कि यार तुम तो बड़े ही बदतमीज़ आदमी हो, तुम तो ऐसे अचानक से ही जाने लगे हो हमें दरमियान में छोड़ के। तो आगे से उसने उसने कहा ना कि आप बहुत ही गंदे आदमी हो। तो अब जो छोड़ के जाने वाला पर्सन था, उसने क्या कहा आगे से, थैंक यू। अब उसके साथ 4-5 और लोग थे, वो सुनकर हैरान रह गए कि यार इसने तो इसके साथ इतनी बुरी बात की है, इनमें तो झगड़ा होना चाहिए था, वो उसने भी बातें सुनानी चाहिए थी, उसने भी बातें सुनानी चाहिए थी, लेकिन सामने वाले ने उसे क्या कहा, सिर्फ थैंक यू बोल के। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि खुद पे काबू पाना, ये सेकंड नंबर पे आता है एक लीडर में। थर्ड नंबर पे आ जाता है इंसाफ का गहरा एहसास, मतलब उसके अंदर एहसास होना चाहिए दूसरों का, अपने जो उसके फॉलोवर होते हैं उनका। फोर्थ नंबर पे आ जाता है फैसलों की कमी नहीं होनी चाहिए, वो जो भी फैसला करे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इकट्ठे होते हैं, 4 दोस्त इकट्ठे हैं, एक पर्सन कहता है कि यार कहाँ खाना खाने चलें, एक कहता है इधर चलो इधर चलो इधर चलो, तो चारों अपनी तरफ से कह रहे हैं कि यार जहाँ तुम कहो उधर चलेंगे, जहाँ तुम कहो उधर चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक फ़ैसला करें, अच्छी बात है, जाएँ ना जाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन जब एक फ़ैसले की कमी, एक लीडर कौन होता है? जो अपने फ़ैसलों पर कायम रहता है। उसके बाद आ जाता है मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्लान्स, यानी जो प्लान उन्होंने बनाने हैं वो हर हाल में उन पर अमल करना है। उसके बाद मुआवजे से ज़्यादा काम करने की आदत होनी चाहिए, उसमें खुशगवार शख्सियत होनी चाहिए, मतलब कोई भी उसका जो फॉलोवर है, उसका जो जानने वाला है, उससे जो मिलना चाहे वो उसके पास ईज़िली आसानी से जा सके। उसके बाद 8वें नंबर पे जाता है हमदर्दी उसमें होनी चाहिए और समझना आना चाहिए उसे, तफ़सील में महारत उसमें होनी चाहिए, पूरी ज़िम्मेदारी कबूल करने वाला होना चाहिए, और लास्ट पे 11वें नंबर पे ताउन यानी एक दूसरे की हेल्प करने वाला वो होना चाहिए। अब कहते हैं लीडरशिप की जो 2 शक्लें हैं, पहली और अब तक सबसे मौसर फॉलोवर की रज़ामंदी और हमदर्दी के साथ क़यादत है। दूसरा, फॉलोवर की रज़ामंदी और हमदर्दी के बगैर ताकत के ज़रिए क़यादत है। यानी जो रहनुमाई होती है, जो लीडर्स होते हैं 2 तरह की होते हैं। पहला, उन सब की रज़ामंदी के बगैर उनसे मिल-जुल कर आगे बढ़ना, और दूसरा होता है ताकत के साथ उन सबको डंडे के ज़ोर पर, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, डायरेक्टली बोल दिया कि ये करना है तो बस करना है। अब वो कहते हैं आगे, तारीख इस बात के सबूतों से भरी पड़ी है कि ताकत के बलबूते पर कोई भी कंपनी या कोई भी लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। डिक्टेटरों और बादशाहों के ज़वाल और गायब होना अहम इसी बात का नज़रिया था। इसका मतलब ये है कि लोग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जबरी क़यादत की पैरवी नहीं करेंगे। दुनिया अभी रहनुमाओं और फॉलोवर के माबैन ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हुई है, जो बहुत वाज़िया तौर पर नए रहनुमा और कारोबार और सनत में क़यादत के एक नए ब्रांड का मुतालबा करती है। वो लोग जो क़यादत के पुराने मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें ताउन के नए ब्रांड की तफ़हीम हासिल करनी चाहिए, या फॉलोवर के ओहदों और फ़ाइल में शामिल होना ज़रूरी है। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक वही लीडर कामयाब हो सकता है जो सबके साथ मिल-जुल कर अपने फॉलोवर की बात भी सुने, उनके प्लान्स भी सुने, उन्हें भी ये इस बात की अहमियत का एहसास दिलाए कि वो भी अहम है और उनकी बात भी मैटर करती है, तभी वो कामयाब रहनुमा बन सकता है। कहते हैं मुस्तकबिल में ताजर और मुलाजिम का रिश्ता माजी के मुकाबले में शराकत दारी की तरह होगा। नेपोलियन, जर्मनी के कैसरोलहीम, रूस के ज़ारा और स्पेन के बादशाह ताकत के ज़रिए क़यादत की मिसालें थीं। उनकी क़यादत गुजर गई। ज़्यादा मुश्किल के बगैर कोई भी इन साबिक रहनुमाओं के प्रोटोटाइप की तरफ इशारा कर सकता है, जो अमेरिका के कारोबारी, मालियाती और मजदूर रहनुमाओं में से हैं, जिन्हें तख्त से हटा दिया गया। पैरोकारों की, यानी जो फॉलोवर हैं, यानी पैरोकार फॉलोवर को कहते हैं। तो जब मैं लफ्ज़ पैरोकार बोलूँगा तो आपने क्या समझना है, फॉलोवर, ठीक है। क़यादत की रज़ामंदी ही वाहिद ब्रांड है जो बरकरार रह सकता है, यानी सब के साथ मिलजुल कर फैसला करना। कहते हैं मर्ज़ जो है
मर्द आर्जी तौर पर जबरी क़यादत की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन वो रज़ाकाराना तौर पर ऐसा नहीं करेंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो बगावत कर देंगे। क़यादत के नए ब्रांड में क़यादत के 11 अवामिल शामिल हैं जो इस बाब में बयान किए गए। अभी जो 11 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, कहते हैं कि वो आदमी इन्हें अपनी क़यादत की बुनियाद बनाएं। आप लोग भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में क़यादत करने के वाफिर मौके मिलेंगे। बहुत हद तक दुनिया में नए क़यादत के जो लीडर है उनका फुकदान है, उनकी कमी है। रहनुमाओं की मांग जो लीडर्स के नए तरीक़ों को लागू करने के काबिल हैं कहीं ज़्यादा हो गई है। कुछ पुराने किस्म के रहनुमा इस्लाह करेंगे और ख़ुद को क़यादत के नए तौर पर नए तरीके सीखने के मुताबिक ढालेंगे, लेकिन आम तौर पर दुनिया को अपनी क़यादत के लिए नई लकड़ी की तलाश करनी होती है। ये ज़रूरत आपका मौका हो सकती है। अब जिस तरीके से हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, अभी वो उसमें कहते हैं कि लीडर बनने में नाकामी की भी 10 बड़ी वजूहात होती हैं। अब वो कौन सी हैं, कहते हैं अब हम नाकाम होने वाले रहनुमाओं की बड़ी गलतियों की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है जितना ये जानना है कि क्या करना है। नंबर 1 पे आता है तफसीलात को मुनज़्ज़म करने में नाकामी। मौसर क़यादत तफसीलात को मुनज़्ज़म करने और महारत हासिल करने की सलाहियत का मुतालबा करती है। कोई भी हकीकी लीडर कभी भी ऐसा कुछ भी करने में मसरूफ़ नहीं होता जो इसके रहनुमा की हैसियत से इसकी ज़रूरत हो सकती है। जब कोई शख्स, चाहे वो रहनुमा हो या फॉलोवर, ये तस्लीम करता है कि वो अपने मंसूबों को तब्दील करने या किसी भी हंगामी सूरत हाल पर तवज्जो देने के लिए बहुत मसरूफ़ है, तो वो अपने नाअहली का इतराफ़ करता है। कामयाब रहनुमा को अपने ओहदे से मुंसलिक तमाम तफसीलात का मालिक होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि उसे काबिल लेफ्टिनेंटों को तफसीलात करने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें यही आ जाता है कि उसे मसरूफ़ रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी उससे काम करने के लिए, बात करने के लिए आ रहा है तो वो फ्री बैठा हुआ है। नहीं, अगर एक लीडर ही फ्री होता है तो सामने वाले फॉलोवर क्या समझते हैं कि भाई साहब ये तो बिल्कुल नाकाम है, इसके पास तो करने का कोई काम भी नहीं है। तो बिल्कुल एक कामयाब लीडर कौन सा होता है, जो हर वक्त मसरूफ़ रहता है। सेकंड नंबर पे आता है आजिज़ाना खिदमत पेश करने से इनकार करने वाले। वाकई अजीम रहनुमा जब मौके की ज़रूरत होती है किसी भी किस्म की मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं जो वो किसी दूसरे को अंजाम देने के लिए कहेंगे। तुम में सबसे बड़ा सबका बंदा होगा, ये वो हकीकत है जिस पर तमाम अहल रहनुमा अमल करते हैं और इसका एहतराम करते हैं। मतलब आजिज़ाना तौर पर खिदमत पेश करने में कमी, ये भी आपको नाकामी की तरफ ले जा सकती है। थर्ड पॉइंट, जो कुछ भी वो जानते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि जो ऐसा कुछ भी जो वो जानते हैं, इसके बजाय जो वो जानते हैं अदायगी की तवक्को, यानी लोगों से ये तवक्को रखेंगे कि वो कोई भी काम करें, कोई भी बात सुनाएं, उसके बदले में वो उसे चीज़ दें। नहीं, हमेशा इंसान उस चीज़ की अदायगी करता है जब उसे कोई नई बात दी जाती है, नई तरकीब दी जाती है, नया फार्मूला या नई टेक्निक दी जाती है। नंबर 4, पैरोकारों से मुसाबकत का खौफ, यानी जो उनके जूनियर होते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनसे खौफ खाना कि कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। सबसे नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अपने फॉलोवर से डरना कि कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। वो रहनुमा जिसको ये डर हो कि इसके फॉलोवर में से कोई इसकी पोजीशन ले सकता है, वो कभी भी एक कामयाब लीडर नहीं बन सकता। अमली तौर पर जल्दी इस खौफ को महसूस करना यकीनी है। काबिल रहनुमा ज़ेरे तालीम अफराद को तरबियत देता है जिनको वो अपनी मर्ज़ी से अपने ओहदे की तफसीलात के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सिर्फ इसी तरह एक लीडर अपने आप को बढ़ा सकता है और ख़ुद को कई जगहों पर रहने के लिए तैयार कर सकता है और एक ही वक्त में बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो दे सकता है। ये एक अब्दी हकीकत है कि मर्दों को दूसरों को कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत के लिए ज़्यादा मुआवजा मिलता है जितना वो अपनी कोशिशों से कमा सकते हैं। एक मौसर रहनुमा अपने काम के बारे में, अपने इल्म और अपनी शख्सियत की वजह से दूसरों की कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकता है और उन्हें उसकी मदद के बगैर ज़्यादा खिदमत और बेहतर खिदमत करने की तरगीब भी दे सकता है। नंबर 5, तख़य्युल का फुकदान, मतलब इमेजिनेशन की कमी होना। इमेजिनेशन के बगैर रहनुमा हंगामी हालात से निमटने और ऐसे मंसूबे बनाने से कासिर रहता है, नाकाम रहता है जिसके ज़रिए वो अपने पैरोकारों को यानी फॉलोवर्स को मौसर रहनुमाई कर सके। नंबर 6 पे आता है खुद गर्जी। वो रहनुमा जो अपने फॉलोवर के काम के लिए तमाम एजाज़ात यानी तमाम इनामात का दावा करता है, यकीनी तौर पर नाराज़गी से पूरा होता है। वाकई अजीम रहनुमा किसी भी एजाज़ का दावा नहीं करता। वो ये देखकर मुतमईन होता है कि जब कोई एजाज़ होता है तो इसके फॉलोवर के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ज़्यादातर मर्द सिर्फ पैसे के लिए जितनी इज्जत और पहचान के लिए काम करेंगे, इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे।
नंबर 7, अदम बर्दाश्त, यानी अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना। फॉलोवर का एक गैर मुतज़लज़ल रहनुमा का एहतराम नहीं करते। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ शक्लों में से किसी भी शक्ल में इसमें मशगूल तमाम लोगों की बर्दाश्त और क़ुव्वत को तबाह कर देता है। मतलब जिस तरह का लीडर होगा उसी तरह के तो उसके फॉलोवर होंगे। अगर वो काम काबिल होगा, उसमें बर्दाश्त की ताकत होगी, बात को सहने की, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो उसके फॉलोवर भी ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक लीडर में ही वो इन सारी चीज़ों की कमी है, तो ज़ाहिरी बात है उसके फॉलोवर भी वैसे ही बनेंगे। आप देखें, जैसे भी क्लास में हों या किसी भी जगह पर हों, हम किसी भी झगड़ालू लड़के को या बच्चे को देखते हैं तो डायरेक्टली हमारे ज़हन में क्या आता है कि इसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। तो डायरेक्टली बात कहाँ पर जाती है? जिन लोगों के दरमियान में वो रहता है। एक इंसान की वजह से उसके पूरे ख़ानदान पे बात आ जाती है, उसकी पूरी फैमिली पे बात आ जाती है कि हो सकता है कहीं इसके माँ बाप भी ऐसे ही ना हो। तो नंबर 8, बेवफाई। शायद ये फहरिस्त के सर पर, यानी सबसे ऊपर पहला पॉइंट ये होना चाहिए था कि वो रहनुमा जो अपनी अमानत और अपने साथियों या इससे ऊपर और इसके नीचे के लोगों का वफादार ना हो, वो ज़्यादातर अपनी क़यादत बरकरार नहीं रख सकता। बेवफाई इंसान को ज़मीन की मिट्टी से कम तर करार देती है और इसके सर पर वो हकारत नाजिल करती है जिसका वो मुस्तहिक है। वफादारी का फुकदान ज़िंदगी के हर शोबे में नाकामी की बड़ी वजूहात में से एक है। नंबर 9, क़यादत के इख्तियार पर ज़ोर। एक बासलाहियत रहनुमा हौसला अफजाई करके क़यादत करता है, ना कि अपने फॉलोवर के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश से। जो रहनुमा अपने इख्तियार से अपने फॉलोवर को मुतासिर करने की कोशिश करता है, वो फोर्स के ज़रिए क़यादत के ज़ुमरे में आता है। अगर कोई रहनुमा एक हकीकी रहनुमा है तो इसे इस हकीकत को मशहूर करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिवाय इसके तर्ज़ अमल, यानी इसकी हमदर्दी, इसकी तफ़हीम, इंसाफ इस बात का मुज़ाहरा करती है कि वो अपना काम जानता है। और इसके बाद नंबर 10 पर आ जाता है उन्वान पर जोर देना। काबिल रहनुमा को अपने फॉलोवर की इज्जत देने के लिए किसी लक़ब की ज़रूरत नहीं होती। जो शख्स अपने लक़ब पर बहुत ज़्यादा कमाता है, उसके पास आम तौर पर जोर देने के लिए कुछ और नहीं होता। हकीकी रहनुमा के दफ्तर के दरवाजे इन तमाम लोगों के लिए खुले हैं जो दाखिल होना चाहते हैं और इनके वर्किंग क्वार्टर रस्मी या गैर रस्मी से आज़ाद हैं। तो अगर इसे मैं और आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो बिल्कुल इजीली आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि सबसे पहला, नाकामी की 10 बड़ी वजूहात कौन सी हैं। नंबर 1 में आ जाता है तफसीलात को मुनज़्ज़म करने में वो नाकाम हो जाते हैं। कामयाब और ग्रेट लीडर हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। नंबर 2, आजिज़ाना खिदमत पेश करने से इनकार नहीं करना। आपको कभी भी किसी भी किस्म की मेहनत के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, अमल करते रहना है और एहतराम करते रहना है। तीसरा, कुछ नया नहीं जानते, नाकामी की वजह है, तो आपको कुछ ना कुछ नया जानने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। पुराने घिसे पिटे नॉलेज को बस करें, दुनिया अदायगी तब करेगी जब आपके पास कुछ नया होगा। नंबर 4, फॉलोवर से खौफ नहीं खाना। शायद कोई आपकी पोजीशन छीन ले, कभी भी नहीं। बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो देनी है, दूसरों की कारकर्दगी में इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कोई काबिल है तो उसे ओहदा दें, उसे आगे लेकर आएँ। खुद अपने मुंह से कहें कि ये आगे आ सकता है, ये लीडर बनने की इसमें क्वालिटी मौजूद हैं। तो जब आप उसे खुद अपने हाथों से अपने मुंह से आगे लाने की कोशिश करेंगे तो उसे भी हौसला अफजाई होगी और वो कभी भी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 5, इमेजिनेशन का फुकदान नहीं रखना। इसके बगैर रहनुमा हंगामी सूरत हाल से निपटना मुश्किल समझते हैं। पता नहीं कि मिलना भी क्या है। अब देखें, जब आपको पता होगा कि आपके कोशिशों में, आपकी मेहनत के बदले में आपको मिलना क्या है, तो आप हर हाल में, हर मुसीबत, हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब आपको मिलने वाली चीज़ बहुत कम होती है, आपको पता चलता है कि इसके बदले में मुझे इनाम कम मिलेगा, तो आप छोटी से छोटी मुसीबत से भी डर जाते हैं। तो आपका जो मकसद है वो बड़ा रखें कि आपको एंड पे जो मिलेगा, इनाम मिलेगा, इसके बदले में जो कीमत के बदले में जो आपको इनाम मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। छठे नंबर पे खुद गर्व नहीं बनना। तमाम इनामात या एजाज़ात का दावा नहीं करना, इससे नाराज़गी फैलती है। अजीम रहनुमा कभी भी दावा नहीं करते। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि इज्जत और शोहरत के लिए भी काम करते हैं। नंबर 7 पे था, उनमें बर्दाश्त बहुत कम होता है। लड़खड़ाते हुए पेड़ का कोई भी इंसान मुकाबला नहीं करता। मतलब वो समझते हैं कि ये तो लड़खड़ा रहा है, हम इसके नीचे कैसे साया ले सकते हैं। मतलब एक दरख्त है, अगर वो गिरने वाला है तो आप कभी भी उसकी छांव में बैठेंगे? हरगिज़ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता वो एक हिलते हुए पेड़ की तरह है जो कभी भी गिर सकता है। 8वें नंबर पे बेवफाई नहीं करनी। ये पहले नंबर पर होना चाहिए कि अमानत जो है, आप में ईमानतदारी बहुत हद तक होनी चाहिए, ईमानदारी।
9वें नंबर पे क़यादत के इख्तियार पर ज़ोर नहीं देना, मतलब दूसरों को हौसला अफ़ज़ाई करनी है हमदर्दी के साथ, ज़हानत के साथ और इंसाफ के साथ। 10वां, लक़ब की ज़रूरत नहीं है। हर वर्कर, हर आमो ख़ास के लिए आप हमेशा ओपन रहें कि कोई भी आकर आपसे बात कर सकता है, कोई भी आइडिया दे सकता है, किसी का भी आइडिया आपको बहुत कमाल के लेवल तक लेकर जा सकता है। ये जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये नाकामी की ज़्यादा आम वजूहात में से एक हैं। इनमें से कोई भी नुक्स नाकामी का सबब बनने के लिए काफ़ी है। अगर आप क़यादत की ख्वाहिश रखते हैं तो इन 10 पॉइंट्स का फिर से एक बार पीछे करके सुने। मैंने 2 बार इसीलिए सुना दिया आपको कि आप अगर एक बार भूल भी जाते हैं तो दूसरी बार आपको फिर से याद आए और आप इन 10 पॉइंट्स में से किसी एक को भी अपने माइंड में ना लेकर आएँ, ठीक है? और जो आपको पहले 11 क्वालिटीज़ बताई हैं उन पर आप अमल करना शुरू करें। कुछ ज़रख़ेज़ मैदान जिनमें नए क़यादत की ज़रूरत होती है। इस बाब को छोड़ने से पहले आपकी तवज्जो, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपको बातें बताई गई हैं, इन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर इसके पेड़ खड़े हो जाएं, यानी बहुत ही बड़े दरख्त खड़े हो जाएं। सबसे पहला आप इसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क़यादत लीडरशिप है, ये कहाँ पर काम आ सकती है? सियासत के मैदान में नए रहनुमाओं का सबसे ज़्यादा मुतालबा किया जाता है, एक मुतालबा जो किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से कम नहीं है। सियासतदानों की अक्सरियत जो बहुत से बज़ाहिर आला दर्जे के कानूनी तौर पर धोखेबाज बन चुके हैं, उन्होंने टैक्सों में इजाफा किया है और सनअत व कारोबार की मशीनरी को इस वक्त तक नुकसान पहुंचाया है जब तक आवाम अब बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा, बैंककारी के कारोबार में भी आप अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मैदान में कायदीन तकरीबन मुकम्मल तौर पर आवाम का एतमाद खो चुके हैं। अवाम बैंकरों को पहले ही इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास हो चुका है और उन्होंने इसका आगाज़ भी कर दिया है। तीसरा, सनअत नए रहनुमाओं का मुतालबा करती है। पुराने किस्म के रहनुमा इंसानी जज्बात के लिहाज से सोचने और आगे बढ़ने की बजाय मुनाफे के लिहाज से सोचते और आगे बढ़ते थे। सनअत में मुस्तकबिल के रहनुमा को बर्दाश्त करने के लिए खुद एक नीम सरकारी अफसर के तौर पर समझना चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने एतमाद को इस तरह से मुनज़्ज़म करे कि ये किसी फ़र्द या अफराद के गिरोह पर मुश्किल काम ना करे। मेहनत कश मर्दों का इस्तेहसाल माजी की बात है। कारोबार, सनअत और मेहनत के मैदान में क़यादत की ख्वाहिश रखने वाले शख्स को यह बात याद रखनी चाहिए। इसमें चौथा पॉइंट आपका आ जाता है कि आप मुस्तकबिल के मजहबी पेशवा में अपने पैरोकारों की आर्जी ज़रूरियात पर ज़्यादा तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएंगे, इनके मौजूदा मुआशी और ज़ाती मसाइल के हल में। इसके बाद वो कहते हैं 5वां, कानून दानों में, तिब में और तालीम के पेशों में क़यादत का एक नया, किसी हद तक नए रहनुमाओं की ज़रूरत बन जाएगी। ये ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में सच है। इस मैदान में कायद को मुस्तकबिल में लोगों को ये सिखाने के तरीके और ज़राए तलाश करने होंगे कि स्कूल में हासिल होने वाले इल्म को किस तरह लागू किया जाए। इसे प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा और थ्योरी के साथ कम काम करना चाहिए। छठा, सहाफ़त के मैदान में नए रहनुमा की ज़रूरत होती है। मुस्तकबिल के अखबारात को कामयाबी के साथ चलाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें ख़ुसूसी काम के लिए अलग कर दिया जाए और इश्तिहारात की सब्सिडी से छुटकारा दिया जाए। इन्हें इन मफादात के लिए प्रोपेगंडे का हिस्सा बनना बंद करना चाहिए जो इनके इश्तिहारी कालमों की सरपरस्ती करते हैं। जिस किस्म का अखबार स्कैंडल और फहश तस्वीर शाया करता है, वो बिल आखिर इन तमाम कुव्वतों के रास्ते पर चला जाएगा जो इंसानी ज़हन को कमज़ोर करती हैं। ये सिर्फ चंद शोबे हैं जिनमें नए रहनुमाओं और क़यादत के एक नए ब्रांड को मौक़े अब दस्तयाब हैं। दुनिया एक दौर से गुज़र रही है। अब वो आगे कहते हैं कि तेज़ी से तब्दीली, इसका मतलब ये है कि जिस मीडिया के ज़रिए इंसानी आदात में तब्दीलियों को फ़रोग़ दिया जाता है, इसे तब्दीलियों के मुताबिक ढालना होगा। यहाँ बयान करदा मीडिया वो हैं जो किसी भी दूसरे से ज़्यादा तहज़ीब के रुझान का तयन करते हैं। मतलब ये जो हमने आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ कि आपके ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इनको आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले सियासत के मैदान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे बैंककारी के काम में, तीसरे नंबर पे सनअत के कारोबार में, चौथे नंबर पे मजहबी पेशवा के काम में, 5वें नंबर पे कानून दानों में यानी डॉक्टरी में और तालीम के मैदान में तो हर हाल में आप काम कर सकते हैं, और छठा, सहाफ़त के मैदान में भी काम कर सकते हैं। अब आगे एक बहुत कमाल की आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं कि वो कहते हैं किसी बड़े ओहदे के लिए कब और कैसे आप दरख्वास्त दे सकते हैं। कहां पर? किसी बड़े ओहदे में।
यहाँ बयान करदा मालूमात कई सालों के तजर्बे का खालिज नतीजा है, जिसके दौरान हज़ारों मर्दों और ख़वातीन को अपनी खिदमात को मौसर तरीके से मार्केट करने में मदद मिली। लिहाजा इस पर ठोस और अमली एतबार किया जा सकता है। मीडिया जिसके ज़रिए खिदमात की मार्केटिंग की जा सकती है। तजर्बे ने साबित किया है कि मीडिया ज़ाती खिदमात के ख़रीदार और फ़रोख्त कनिंदा को एक साथ लाने का सबसे बराह रास्त और मौसर ज़रिया पेश करता है। नंबर 1 जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, रोज़गार ब्यूरो। सिर्फ मोतबर ब्यूरोज़ का इंतखाब करने का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिनकी इंतज़ामिया इत्मीनान बख्श नताइज के हसूल का मुनासिब रिकॉर्ड दिखा सकती है। इस तरह के ब्यूरो जो हैं वो निस्बतन कम ही होते हैं। तो बिल्कुल आपने कोई ऐसा ढूंढना है जहाँ पर आपको वाकई लगे कि आपकी खिदमात बहुत आगे तक जा सकती हैं। दूसरा, अखबारात, तजारती रिसाले या रेडियो में इश्तिहारात। क्लासिफाइड इश्तिहारात को आम तौर पर इन लोगों के मामले में तसल्ली बख्श नताइज पैदा करने के लिए बनाया गया है जो क्लरिकल या आम तनख्वाहदार ओहदों के लिए दरख्वास्त देते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इन लोगों के मामले में ज़्यादा मतलूब है जो एग्जेक्टिव कनेक्शन चाहते हैं। मतलब उसने यही बोला हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पर अपनी जो काम की खिदमात हैं वो दे सकते हैं। सबसे पहले आप मीडिया में दे सकते हैं, दूसरा रोज़गार ब्यूरो में दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जिसका मुनासिब रिकॉर्ड हो। तीसरा, अखबारात, रिसाले या रेडियो में। चौथा, दरख्वास्त के ज़ाती खतूत में। उसके बाद ज़ाती जानने वालों के ज़रिए। फिर ज़ाती तौर पर ख़ुद दरख्वास्त दे सकते हैं या अपने ज़ाती कार्ड्स भी आप बनवा कर रख सकते हैं, जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब इसमें वो ये बात बताते हैं कि आप, अच्छा ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप बजाय इसके कि जाते साथ ही किसी भी 20-25 हज़ार वाली जॉब पे लग जाएं या नौकरी पे लग जाएं, नहीं, आप अपनी एक ऐसी डायरी बनाएं, अपना एक ऐसा पेज बनाएं जिसके ऊपर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हो। अब वो कहते हैं कि आपकी शुरुआत से हम एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ आसान लफ्ज़ों में कि आपकी जो क़यादत है वो कहाँ पर काम आ सकती है। सियासत के मैदानों में भी, बैंकारी के काम में भी, सनत के कारोबार में, मजहबी पेशवा के काम में, कानून, तिब और तालीम के मैदान में, या सहाफ़त के मैदान में भी। अब आप मार्केटिंग कहाँ पर देख सकते हैं? मीडिया में देख सकते हैं, रोज़गार ब्यूरो जो अक्सर होते हैं उनमें देख सकते हैं, अखबारात में, रिसाले में या रेडियो पर सुन सकते हैं, दरख्वास्त के ज़ाती खतूत के ज़रिए से, ज़ाती जानने वालों के ज़रिए से, या ज़ाती कार्ड के ज़रिए से। अब वो कहते हैं जो मालूमात हैं वो आपने कैसे मुंसलिक करनी है। सबसे पहले तो आपने आपकी जितनी भी तालीम है मुख्तसर तौर पर स्कूली तालीम यानी स्कूल की तालीम आपने कहाँ से हासिल की, फिर उसके मज़ामीन जो हैं कौन कौन से थे और कौन से मज़ामीन में, कौन से सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल थी और क्यों थी, ये आपने वहाँ पर लाजमी मेंशन करना है। सेकंड नंबर पे तजर्बा मुकम्मल तौर पर बयान करें कि आपने कहाँ कहाँ से काम किया हुआ है। किसी भी कंपनी में जब आप न्यू जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि इसने तजर्बा कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, क्या इसके पास वाकई तजर्बा है, इसने कितनी देर तक वहाँ पर काम किया है। लेकिन तजर्बे के साथ साथ आपको उनके नाम, पते और पोजीशन लाजमी मेंशन करनी है जहाँ पर आपने काम किया है। उसके बाद हवाला जात यानी पिछले रिकॉर्ड का, मंजर का। लोग ज़िम्मेदार इंसान को रखते हैं और अगर आप ज़िम्मेदार हैं और बहुत सारी जगहों पर आपने काम किया हुआ है तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और पढ़ते भी हैं। फिर आप जिसके साथ काम किया उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसका नंबर भी मेंशन करना है लाजमी। फिर कहते हैं असातिज़ा, उन ग्रेट असातिज़ा के बारे में भी जिनसे आपने तालीम हासिल की होती है। फिर आपने उन लोगों के नाम भी लिखने हैं, उन मुमताज़ लोगों के नाम जिनके फ़ैसले पर आपको भरोसा है। फिर अपनी खुद की तस्वीर वहाँ पर मेंशन लाजमी करनी है। लेटेस्ट एक मखसूस पोजीशन, ओहदे के लिए काबिलियत अपनी बयान करनी है कि आप में कौन सी काबिलियत है। प्रोबेशन पर जाने के लिए पेशकश भी करनी है कि आप 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। अपनी सलाहियत पर आपको 100% एतमाद होना चाहिए। हर वक्त अपनी सलाहियत पर आपको हमेशा हर वक्त एतमाद होना है। कोई भी आपको तोड़ने की कोशिश करे आपने नहीं टूटना। सेकंड नंबर पे आजमाइश के लिए हर वक्त तैयार रहना है। तीसरे नंबर पे मुकाम हासिल करने का अज़म बनाते रखना है कि आपने अपना मुकाम और ऊपर लेके जाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। यह नहीं कि एक जगह पर आपको काम मिल गया तो वहीं पर रुक जाना, नहीं, आपको और आगे बढ़ने की तरफ जाना है। तभी आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तभी आप थिंक एंड ग्रो रिच जो है कि सोचना और सोचने के साथ साथ अमीर होना। हर मुमकिना इल्म जो आपके काम से मुतल्लिक हो उसकी तहकीक करें, मुकम्मल तौर पर तहकीक करें, उसे बार बार अपने ज़हन में रिपीट करें जो जो सवाल आपके ज़हन में आ रहे हैं। क्यों कहते हैं वकील वो वकील नहीं होता जो कानून जानता है, बल्कि हमेशा वो जीतता है जो केस को बेहतरीन तरीके से तैयार करता है। इसके बाद नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी QQS यानी ये फॉर्मूला क्या है, इसकी दर्जाबंदी आपने किस तरीके से की है। तो आपको भी इस बारे में मैंने सोचा बता दूं कि QQS ये एक फॉर्मूला है मार्केटिंग का
कहते हैं मार्केटिंग खिदमात में कामयाबी की वजूहात मौसर और मुस्तकिल तौर पर वाज़िया तौर पर बयान की जाती हैं। जब तक इन वजूहात का मुतालिया अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, कोई भी शख्स अपनी खिदमात को अच्छे तरीके से मार्केट में पेश नहीं कर सकता। मतलब हर किसी को ये QOS दर्जाबंदी आनी चाहिए। हर शख्स को ज़ाती खिदमात का अपना सेल्समैन होना चाहिए। खिदमत का मेयार और मिकदार और जिस रूह में इसे पेश किया जाता है बड़ी हद तक कीमत और मुलाजमत की मुद्दत का तयन करता है। ज़ाती खिदमात को मौसर तरीके से मार्केट करने के लिए, जिसका मतलब है एक मुस्तकिल मार्केट, इत्मीनान बख्श कीमत पर खुशगवार हालात में QOS फार्मूले को अपनाना और इस पर अमल करना चाहिए, जिसका मतलब है कि मेयार और इसके अलावा मिकदार, अब मदद का तनासुब भी होना चाहिए, उसमें जज्बा भी हो, खिदमत का कामिल सेल्समैनशिप के बराबर है। कहते हैं QOS फार्मूले को याद रखें, लेकिन मज़ीद और ज़्यादा इसे बेहतर करें, इसे अपनी आदत बनाएं। चलें इस फार्मूले का तजज़िया करें और जानें कि इसका मतलब क्या होता है। खिदमत के मेयार का मतलब ये समझा जाएगा कि आपकी पोजीशन के सिलसिले में हर तफसील की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा मौसर अंदाज में, हमेशा ज़्यादा कारकर्दगी के मकसद को जहन में रखते हुए, मतलब क्योंकि उसमें सबसे पहला किया जाता है खिदमत का मेयार, यानी बाकी आप जो काम कर रहे हैं आप पहले नंबर पर उसमें माहिर हों और दूसरे नंबर पे मुआवजे से ज़्यादा काम करके दें, ताकि वो दूसरों को भी बताए, नेक्स्ट टाइम आपके कस्टमर जो हैं वो बढ़ने में आसानी हो। दूसरे नंबर पे खिदमत की मिकदार का मतलब ये समझा जाएगा कि वो तमाम खिदमात अंजाम देने की आदत है जिसकी आप हर वक्त काबिल हैं, जिसका मकसद खिदमत की मिकदार में इजाफा करना है, क्योंकि तजर्बे के ज़रिए ज़्यादा महारत तैयार की जाती है। एक बार फिर लफ्ज़ हैबिट पर जोर दिया गया है, मतलब आपको पहले नंबर पर भी मुआवजे से ज़्यादा काम करने की आदत हो और दूसरे नंबर पे मुआवजे से ज़्यादा तजर्बा, बार बार जब आप तजर्बा करते हैं, बार बार एक काम करते हैं, तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है, लूप होल पता चल जाते हैं और आप नेक्स्ट टाइम उसको और ज़्यादा अच्छे से करते हैं। थर्ड पॉइंट पे खिदमत के जज्बे से मुराद काबिल कबूल मुसल्लह तर्ज अमल की आदत है, जो साथियों और साथी मुलाजमीन से ताउन की तरगीब देगी। मतलब तीसरे नंबर पे आप जो भी काम करते हैं मिलजुल कर करते हैं, सामने वाले की भी सुनते हैं, अपनी बात भी बताते हैं और जो दरमियान में नतीजा निकलता है उस पर अमल करते हैं। ये है QOS फार्मूला। अब कहते हैं मेयार और खिदमत की मिकदार आपकी खिदमत के लिए मुस्तकिल मार्केट को बरकरार रखने के लिए काफ़ी नहीं है। इसमें आप खिदमत का जज्बा भी आप में होना चाहिए, आपको कीमत भी उसमें मिलेगी और मुलाजमत की मुद्दत, दोनों के सिलसिले में एक मजबूत फैसला कौन चीज़ है। एंड्रयू कार्नेगी ने इस नुक्ते पर दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा वजाहत की है जो ज़ाती खिदमात की मार्केटिंग में कामयाबी का बाइस बनते हैं। उन्होंने बार बार हमें बताया है और कहा है कि आपने अमल करना है। इस हकीकत पर जोर दिया है कि कोई भी शख्स बरकरार नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा कमाल का क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसने नीचे आना ही है और किसी और ने उसकी जगह लेनी ही है। तो मिस्टर कार्नेगी ने मर्दों को राज़ी करने पर जोर दिया, ये साबित करने के लिए कि इस सिफ्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इसने बहुत से मर्दों को जो इसके मेयार के मुताबिक थे बहुत अमीर बनने का भी ख्वाब दिखाया, जो लोग इससे मुताबिकत नहीं रखते थे। यानी इस किताब ने बहुत से लोगों को अमीर बनने का फॉर्मूला बताया। एक खुशगवार शख्सियत की अहमियत पर जोर दिया गया। एक खुशगवार शख्सियत मैंने आपको पहले भी बताया कि थिंक एंड ग्रो रिच में जो क्वालिटीज़ हैं जो लीडरशिप में आती हैं, उसमें मेन एक क्वालिटी ये भी है कि आप एक खुशगवार शख्सियत हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो सही रूह में खिदमत करने के काबिल बनाता है। लोग आपके पास आते हैं, खुलकर बात कर पाते हैं, जो जो उन्हें चाहिए होता है अच्छे तरीके से आपको बता पाते हैं, तो आप भी उनकी मिकदार दोनों में खामियों को पूरा करते हैं। ताहम कुछ भी खुशकिन तर्ज अमल के लिए कामयाबी से तब्दील नहीं किया जा सकता। आपकी खिदमत की कीमत, वो शख्स, यानी आप जो भी खिदमत करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपको उसकी कीमत मुकम्मल तौर पर अदा की जाती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस खिदमत के बदले में किस तरीके से उनसे कीमत वसूल करते हैं। इसके बाद मुसन्निफ कहते हैं नाकामी की जो 30 बड़ी वजूहात हैं, यानी जो वजह होती है जो हमें नाकाम बनाती है, 30 और वजूहात उसने बताई हैं। तो अब आपने ज़रा ध्यान से सुनना है इसको और अपने आप में अपना मुसाफा करना है कि आप में ऐसी कौन सी 30 बुराइयां हैं और इन 30 बुराइयों को साइड पे करें, इन वजूहात को साइड पे करें जो आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं। कहते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दुख है इन मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल है जो खलूस नीयत से कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नाकाम हो जाते हैं।
नाकाम होने वाले लोगों की बड़ी अक्सरियत कामयाब होने वाले चंद लोगों के मुकाबले में है। यानी कि 95% 95% लोग मेहनत करते हैं, खलूस दिल से करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाते हैं। और 5% लोग जो हैं वो इन 30 बुराइयों को साइड पे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। कहते हैं मुझे कई हज़ार मर्दों और औरतों का तजज़िया करने का मौका मिला है। मुसन्निफ यहाँ पर क्या कहते हैं कि कई हज़ार लोग, अब जैसे मैंने आपको 95 का बताया, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि 98% लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है और वो 98% लोगों को नाकामियों के तौर पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देता है। लेकिन ये किताब दुनिया के हकूक़ और बुराइयों को इखलाकी बनाने के मकसद से नहीं लिखी गई, इसलिए इस किताब के साइज़ से 100 गुना बड़ी किताब की ज़रूरत होगी अगर इसको अच्छे तरीके से समझा जाए। अब वो कहते हैं काम ने साबित किया है कि नाकामी की जो 30 बड़ी वजूहात हैं और 13 अहम असूल हैं जिनके ज़रिए लोग दौलत जमा करते हैं। इस बाब में यानी इस चैप्टर में नाकामी की 30 बड़ी वजूहात की तफसील अभी मैं आपको दूंगा। जब आप फहरिस्त पर जाते हैं तो अपने आप को इसके ज़रिए चेक करें, पॉइंट बा पॉइंट, ये जानने के मकसद से कि नाकामी की इन वजूहात में से कितनी आप में हैं जो कामयाबी और आपके दरमियान में खड़ी हैं। सबसे पहला, नासाज़गार मौरूसी पस मंज़र, यानी दिमागी ताकत की कमी के साथ पैदा होने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये फ़लसफ़ा इस कमज़ोरी को दूर करने का सिर्फ एक तरीका पेश करता है और वो है मास्टरमाइंड की मदद से, यानी कि अच्छे लोगों की गैदरिंग में रहकर। नफ़ा के साथ देखें कि नाकामी की 30 वजूहात में से ये वाहिद वजह है जिसे कोई भी फ़र्द आसानी से दुरुस्त नहीं कर सकता। नंबर 2, ज़िंदगी में अच्छी तरह से मुतय्यन मकसद की कमी, यानी पता ना होना कि उन्होंने पहुंचना कहाँ पे है, ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ना होना। इस शख्स के लिए कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है जिसका कोई मरकज़ी मकसद या मखसूस मकसद नहीं है, जिसका कोई पॉइंट मुतय्यन नहीं है जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है, कोई चैलेंज उसने अपने आप को नहीं दिया हुआ। कहते हैं मैंने जिन लोगों का तजज़िया किया है इनमें से हर 100 में से 98 का ऐसा कोई ना कोई मकसद नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो ज़िंदगी में नाकाम थे। तो आप देख लें आपकी ज़िंदगी में आपका कोई मकसद है या नहीं है। अगर नहीं है इसीलिए आप कामयाबी से दूर हैं। तो आज से अभी से डायरी पेन उठाएं और अपना मकसद लिखें कि कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। औसत दर्जे से बालातर हदफ हासिल करने के अज़ाइम का फुकदान मतलब अज़म ना कायम कर पाना। कहते हैं हम इस शख्स के लिए कोई उम्मीद पेश नहीं करते जो इस कदर ला ताल्लुक है कि ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना चाहता और जो कीमत अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा याद रखना है हर चीज़ की कीमत होती है, कामयाबी की भी कीमत होती है। जितनी कीमत आप ज़्यादा अच्छी पे करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपको चीज़ मिलेगी। तो कीमत पे करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अभी जैसे आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कीमत क्या है? आपका टाइम, आपका वक़्त, आपका ज़हन, आपका फोकस। फिर आगे नंबर 4 पे आ जाता है नाकाफ़ी तालीम। ये एक माजूरी है जिस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तजर्बे ने साबित किया है कि बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग अक्सर वो होते हैं जो खुद साख्ता या खुद तालीम याफ्ता के तौर पर जाने जाते हैं। किसी को तालीम याफ्ता शख्स बनाने के लिए कॉलेज की डिग्री से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। कोई भी शख्स जो तालीम याफ्ता है वो जिसने दूसरों के हकूक़ को लूटे बगैर ज़िंदगी में जो चाहे हासिल करना सीखा है। तालीम बहुत ज़्यादा इल्म पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि उस इल्म पर मुश्तमिल है जो मुअस्सर और मुस्तकिल तौर पर काम भी करता है। मर्दों को ना सिर्फ इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए बल्कि उनके माइंड में ये सारी चीज़ होनी भी चाहिए जो वो जानते हैं, बल्कि ख़ास तौर पर मुआवजा उसके लिए दिया जाता है जो वो लोग नहीं जानते। 5वां, खुद नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान। नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन खुद पर काबू पाने के ज़रिए से आता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को तमाम मनफी नेगेटिव खसूसियात पर काबू पाना होगा। इससे पहले कि आप हालात को कंट्रोल करना सीखें, आपको पहले अपने आप को कंट्रोल करना होगा। खुद पर अबूर हासिल करना सबसे मुश्किल काम है जिससे आप कभी निपटेंगे। अगर आप अपने आप को फ़तह नहीं कर पाएंगे, जब आप अपने आप को फ़तह नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे फ़तह कर पाएंगे? आईने के सामने कदम रखकर अपने आप को एक वक्त में अपने बेहतरीन दोस्त और अपने सबसे बड़े दुश्मन दोनों को देख सकते हैं। कहते हैं ना कि मुझे आपका सबसे बड़ा दोस्त भी आप खुद हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप खुद ही हैं। कोई इतना काबिल नहीं हो सकता जितना कि आप खुद हैं। 6 नंबर पे ख़राब सेहत। कोई भी शख्स अच्छी सेहत के बगैर
शानदार कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता। ख़राब सेहत की बहुत सी वजूहात होती हैं, महारत और कंट्रोल के ताबिया हैं। बुनियादी तौर पर ये हैं, खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सोच की गलत आदत, नेगेटिव बातों का इजहार करना, जिनसी ताल्लुकात का गलत इस्तेमाल और हद से ज़्यादा मशगूल होना, मुनासिब वर्जिश ना करना, नामुनासिब सांस लेने की वजह से ताज़ा हवा की नाकाफ़ी फराहमी का होना। तो ये भी आपका किस में आ जाता है, एक तरह से नाकामियों में ही आ जाता है। तो आपने इन चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करना है ताकि आप जल्दी से कामयाबी की तरफ जा पाएँ। वो कहते हैं, इसके बाद कहते हैं, बचपन के दौरान नासाज़गार माहौलियाती असरात, कि जिस तरह टहनी झुकी हुई है वैसे ही दरख्त भी बढ़ेगा। ज़्यादातर लोग जो मुजरिमाना रुझानात रखते हैं वो बचपन में ख़राब माहौल और नामुनासिब साथियों के नतीजे में हासिल करते हैं। 8वां, ताख़ीर यानी देर से शुरू करना। ये नाकामी की सबसे आम वजूहात में से एक है। ओल्ड मैन प्रोसेसिंग, हर इंसान के साए में खड़ा है जो कामयाबी के इम्कानात को बर्बाद करने के लिए अपने मौके का इंतज़ार करता है। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को नाकामियों के तौर पर गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ काबिल कदर करने के लिए सही होने के वक़्त का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार मत करो, वक़्त कभी भी सही नहीं होगा। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से ही शुरू करें। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से ही आप शुरू करें और आपके हुक्म पर जो भी टूल्स हैं, मतलब आपके पास जो कुछ है उनके साथ काम करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेहतर चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। 9वां पॉइंट आ जाता है, इस्तिकामत का फुकदान। हम में से ज़्यादातर अच्छे स्टार्टर्स हैं, मतलब शुरू तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी शुरू करते हैं इसके ख़राब फिनिशर हैं, मतलब एंड नहीं कर पाते। इसके अलावा लोग शिकस्त की पहली अलामात पर ही हार मान लेते हैं। इस्तिकामत का कोई मुतबादिल नहीं है। वो शख्स जो मुस्तकिल मिजाजी को अपनी निगरानी का लफ्ज़ बनाता है, इसे पता चलता है कि ओल्ड मैन फेल आखिरकार थक जाता है और उसकी रवानगी कर देता है। नाकामी मुस्तकिल मिजाजी का मुकाबला नहीं कर सकती। नाकामी मुस्तकिल मिजाजी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। 10वां पॉइंट आता है, मनफी शख्सियत, मतलब नेगेटिव पर्सन। जो शख्स नेगेटिव शख्सियत के ज़रिए लोगों को पसपा करता है उसके लिए कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। कामयाबी ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए से आती है और ताकत दूसरे लोगों की बाहमी कोशिशों के ज़रिए से हासिल होती है। एक नेगेटिव शख्सियत ताउन की तरगीब नहीं दे सकती। 11वां, कंट्रोल शुदा जिनसी ख्वाहिश की कमी। जिनसी तवानाई इन तमाम मुहरिकात में सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो लोगों को एक्शन में मुंतकिल करती है। चूँकि ये जज्बात में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा इसे मुंतकिली के ज़रिए कंट्रोल किया जाना चाहिए और दूसरी चीज़ों में तब्दील किया जाना चाहिए। 12वां, कुछ भी ना होने के लिए। 12 पॉइंट क्या जाता है, कुछ भी ना होने के लिए। अब वो यहाँ पर कहते हैं, बेकाबू ख्वाहिश, जुए की जबलत, मतलब जुए की जो आदत है। तो हम बात कर रहे थे 12 पॉइंट के बारे में, कुछ भी ना होने के लिए बेकाबू ख्वाहिश। जुए की आदत लाखों लोगों को नाकामी की तरफ ले जाती है। इसका सबूत 29 साल के वॉल स्ट्रीट क्रैश की एक तहकीक में मिल सकता है। मतलब हर जगह पर आपने देखा होगा जो भी जुए में मुलव्वस होता है वो कभी भी कामयाबी नहीं पा सकता। लाखों अफराद ने जुआ खेलकर पैसा कमाने की कोशिश की लेकिन हर एक नाकाम ही हुआ। 13 पॉइंट, फैसला करने की एक अच्छी तरह से मुतय्यन ताकत का फुकदान, मतलब फैसला करने में कमी होना। कामयाब होने वाले मर्द फौरी तौर पर फैसलों तक पहुंचते हैं और उन्हें तब्दील करते हैं। अगर बिल्कुल भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता, वो मर्द जो नाकाम हो जाते हैं फैसलों तक पहुंचते हैं, अगर बिल्कुल भी हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और इन्हें बार बार और तेज़ी से तब्दील करते रहते हैं। अदम फैसला और ताख़ीर जुड़वां भाई हैं, यानी फैसला ना कर पाना और देर से शुरू करना, ये दोनों एक ही हैं। जहाँ एक पाया जाता है वहाँ दूसरा आमतौर पर पाया जाता है। इससे पहले कि वो आपको नाकामी आपके जहन में सवार करें, आप इन चीज़ों को तोड़ दें। 14 पॉइंट, 6 बुनियादी खदशात में से एक या एक से ज़्यादा, यानी 6 बुनियादी डर हैं। इन खदशात का तजज़िया आपके लिए बाद के, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में किया गया है। इससे पहले कि आप अपनी खिदमात को अच्छे तरीके से मार्केट कर सकें, इनमें महारत हासिल करना ज़रूरी है। शादी में शरीके हयात का गलत इंतखाब, ये नाकामी की सबसे आम वजह है कि शादी का रिश्ता लोगों को करीबी राब्ते में लाता है। जब तक ये रिश्ता हम आहंग ना हो, नाकामी का इम्कान है।
इसके अलावा ये नाकामी की एक शक्ल होगी जिसमें दुख और नाखुशी की निशानदेही की गई है, जो अज़ाइम की तमाम अलामात को तबाह कर देती है। इसके बाद आ जाता है 16 पॉइंट, हद से ज़्यादा एहतियात। जो शख्स कोई ख़तरा मोल नहीं लेता, इसे आम तौर पर वो सब कुछ लेना पड़ता है जो दूसरों को इंतखाब के ज़रिए छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर आप ख़तरा मोल नहीं लेते तो आपको वही मिलेगा जो कामयाब लोग एंड पर छोड़ जाएंगे। हद से ज़्यादा एहतियात इतनी ही बुरी है जितनी कम एहतियात। दोनों इंतहाओं से हिफाजत करने के लिए ज़िंदगी बज़ाते खुद मौके के अंसर से भरी हुई है। अगर आप ज़िंदगी जीना ही छोड़ देंगे, एहतियात से काम लेंगे कि नहीं यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए, फिर तो आपको घर से भी नहीं निकलना चाहिए। क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो उसका एक्सीडेंट हो जाए। फिर तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए, कहीं हड्डी ना अटक जाए। फिर तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, कहीं वो किसी और नाली में वेन में ना चला जाए। एहतियात बिल्कुल भी, एक हद तक एहतियात ठीक है, लेकिन हर काम में एहतियात ये आपको नाकामी की तरफ ले जाती है। 17 पॉइंट, कारोबार में साथियों का गलत इस्तेमाल। ये कारोबार में नाकामी की सबसे आम वजूहात में से एक है। मतलब इसमें जितने भी वजूहात बताई गई हैं ये सारी कमाल की हैं और आपने इनको एहतियात से सीखना है, एहतियात करनी है अपने साथियों को भी चुनने में। कहते हैं ज़ाती खिदमात की मार्केटिंग में किसी एक ताजर का इंतखाब करने के लिए बहुत एहतियात का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर आप एहतियात कर सकते हैं, जो एक तरगीब होगा और जो खुद ज़हीन और कामयाब है। हम इन लोगों की नकल करते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। एक ताजर का इंतखाब करें जो काबिले तकलीद हो। तोहम परस्ती और तासुब। तोहम परस्ती खौफ की एक शक्ल है, ये भी जहालत की अलामत है। कामयाब होने वाले मर्द जहन खुले रखते हैं और किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। 19 पॉइंट, किसी पेशे का गलत इंतखाब। कोई भी इंसान इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता जो इसे पसंद ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वो पसंद नहीं है तो आप सुन लें मेरी जान कि आप गलत पेशे में हैं। ज़ाती खिदमात की मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम एक ऐसे पेशे का इंतखाब करना है जिसमें आप अपने आप को दिल से डाल सकते हैं। 20वां पॉइंट, कोशिश के इर्तिकाज़ का फुकदान। मतलब कोशिश से डरना। अपनी तमाम कोशिशों को एक मखसूस मकसद पर मरकूज़ करें। 21वां पॉइंट, अंधाधुंध खर्च करने की आदत। खर्च करने वाला कामयाब नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो गुर्बत के खौफ में हमेशा के लिए घिरा रहता है। अपनी आमदनी का एक मखसूस फ़ीसद एक तरफ रख के मुनज़्ज़म बचत की आदत बनाएं। बैंक में मौजूद रकम किसी को ज़ाती खिदमात की फ़रोख्त के लिए बार बार हासिल करने की हिम्मत की बहुत ही महफूज बुनियाद फराहम करती है। पैसे के बगैर किसी को जो पेश किया जाता है इसे लेना चाहिए और इसे हासिल करने में खुश होना चाहिए। 22वां पॉइंट, जोशो खरोश की कमी। जोशो खरोश के बगैर कोई काबिले अमल नहीं हो सकता। इसके अलावा जोशो खरोश बुनियादी है और जिस शख्स के पास ये है इसे आम तौर पर लोगों के किसी भी ग्रुप में खुश आमदीद कहा जाता है। 23वां पॉइंट, ना रवादारी। किसी भी मौजू पर बंद MMD वाला शख्स शाज़ो नादर ही आगे बढ़ता है। अदम रवादारी का मतलब यह है कि किसी ने इल्म हासिल करना छोड़ दिया है। अदम रवादारी की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह शक्लें मजहबी, नस्ली और सियासी इख्तलाफात से वाबस्ता हैं। 24वां पॉइंट 24, अदम बर्दाश्त। बर्दाश्त की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह शक्लें खाने, मजबूत मशरूबात और जिनसी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं। इनमें से किसी में भी हद से ज़्यादा मशगूल होना कामयाबी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नंबर 25 पॉइंट, दूसरों के साथ ताउन करने में नाकामी। यानी दूसरों के साथ ताउन करने में नाकामी वाला इंसान भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो आपको तमाम वजूहात के मुकाबले में इस गलती की वजह से ज़्यादा लोग अपने ओहदों और ज़िंदगी में अपने बड़े मौके से महरूम हो जाते हैं, हाथ धो बैठते हैं। ये एक ऐसी गलती है जिसे कोई भी बाखबर कारोबारी शख्स या रहनुमा बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 26, ताकत का कब्जा जो खुद कोशिश से हासिल नहीं किया गया था। मालदार लोगों के बेटे और बेटियां और दूसरे लोग जो दौलत विरासत में हासिल करते हैं जो उन्होंने कमाया नहीं है। जिस शख्स ने इसे आहिस्ता आहिस्ता हासिल नहीं किया उसके हाथ में ताकत अक्सर कामयाबी के लिए खतरनाक होती है। फौरी तौर पर दौलत गुर्बत से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जानबूझकर बेईमानी। ईमानदारी का कोई नेमोल बदल नहीं है। कोई शख्स ऐसे हालात की ताकत से आर्जी तौर पर बेईमान हो सकता है जिन पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, मुस्तकिल नुकसान के बगैर। लेकिन इस शख्स के लिए कोई उम्मीद नहीं है जो अपनी मर्जी से बेईमान है। जल्द या बदेर इसके आमाल इसको पकड़ लेंगे और वो शोहरत के नुकसान और शायद आज़ादी के नुकसान की भी कीमत अदा करेगा। तो ईमानदारी बहुत कमाल की चीज़ है। नंबर 28, गरूर और गरूर।
ये खसूसियात सुर्ख रोशनियों के तौर पर काम करती हैं, मतलब रेड फ्लैग, खतरनाक, जो दूसरों को दूर रहने के लिए मुतनब्बा करती हैं, वो कामयाबी के लिए बहुत खतरनाक हैं। नंबर 29, सोचने की बजाय अंदाज़ा लगाना। तुक्के नहीं लगाने, अंदाजे नहीं लगाने, सोचना है, समझना है। ज़्यादातर लोग हकीकत हासिल करने के लिए बहुत बेहिस या सुस्त होते हैं। जिनके साथ सही तरीके से सोचना ज़रूरी है, वो अंदाजे लगाने या फौरी फैसलों के ज़रिए तख्लीक करदा मशवरों पर अमल करने को तरजीह देते हैं, और ये नाकामी की एक बड़ी वजह है। नंबर 30, सरमाए की कमी। ये इन लोगों में नाकामी की एक आम वजह है जो पहली बार शुरू करते हैं। अपनी गलतियों के सदमे को बर्दाश्त करने के लिए सरमाए के काफ़ी ज़खायर के बगैर, और उन्हें उस वक़्त तक जारी रखते हैं जब तक वो एक साख कायम ना कर लें। नहीं, आपको शुरू करना है, आपका असासा है या नहीं, सरमाया है या नहीं, आप शुरू करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। नंबर 31, इसके तहत नाकामी की किसी ख़ास वजह का नाम बताएं जिससे आपको तकलीफ़ हुई, जो जिसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी और भी नाकामी की वजह है तो आप मुझे बताएं, मैं वो भी नेक्स्ट टाइम ऐड उसमें कर दूंगा, अगर आपके जहन में कोई आ रही है तो। कहते हैं नाकामी की इन 30 बड़ी वजूहात में ज़िंदगी के एक अलमिया की एक वजाहत पाई जाती है जो अमली तौर पर हर शख्स के लिए हासिल होती है जो कोशिश करता है और नाकाम होता है। ये मददगार साबित होगा कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो को आपको अच्छी तरह जानता है, वो आपके साथ इस फहरिस्त पर जाने के लिए आमादा कर सकता है और नाकामी की 30 वजूहात से आपका तज्जिया करने में मदद कर सकता है। अगर आप अकेले हैं, ये कोशिश करते हैं, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ज़्यादातर लोग अपने आप को इस तरह नहीं देख सकते जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं। आप वो हो सकते हैं जो नहीं कर सकते। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, अगर आप इन 30 के 30 पॉइंट को लिख लें अपने पास, हाँ, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए इस मुश्किल काम को करना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह आप इन 30 पॉइंट को लिखें। ज़बरदस्त या अच्छी बात तो ये होगी कि आप अपने किसी दोस्त को या अपने किसी भी पर्सन को सामने बिठाएं और उसके साथ इन 30 बातों पर बहस करें और उससे पूछें कि मुझ में ये आदत है या नहीं है। और अगर वो सामने वाला कहे कि आप में ये आदत है, तो गुस्सा करने की बजाय एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट टाइम उस आदत को साइड पे करने की कोशिश करें, मतलब उस आदत को अपने अंदर से निकाल कर। ओके, जब आप नई आदत अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बुरी आदतें होंगी वो छूटती जाएंगी। कहते हैं ना कि आप ग्रो करना शुरू करें, जो नाकाम लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाएंगे। जैसे एक क्लास है, क्लास में आप मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन ले लेते हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, और जो नहीं ले पाते वो उसी क्लास में रह जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप उससे पूछें कि आप में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। पहले तो इंसान खुद अपने आप को जानता है। आप इन 30 की 30 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से जब मैंने ये 30 पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि इसमें 20 ऐसी आदत थी जो मुझ में नहीं थी। मतलब मैं कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन अब मुझे 30 पढ़ने के बाद 20 मुझ में नहीं थी, तो अब नेक्स्ट टाइम मेरे माइंड में क्या ख्याल आया है, 100% मैं इन पर अमल करूँगा। तो आपके लिए भी इसी तरह हो सकता है। तो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं इसे, अपने आप को देख सकते हैं और किसी सामने वाले पर्सन को भी बिठाकर उससे भी बातचीत करके इसका फैसला कर सकते हैं। कहते हैं सबसे पुरानी नसीहत ये है कि इंसान अपने आप को पहचानो। अगर आप कामयाबी से मसनूआत की मार्केटिंग करते हैं तो आपको सामान को जानना ज़रूरी है। ज़ाती खिदमात की मार्केटिंग में भी ऐसा ही है। आपको अपनी तमाम कमज़ोरियों को जानना चाहिए ताकि आप या तो इनको दूर कर सकें या इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। आपको अपनी ताकत का इल्म होना चाहिए ताकि आप अपनी खिदमात फ़रोख्त करते वक्त इस पर तवज्जो दे सकें। आप अपने आप को सिर्फ दुरुस्त तजज़िये के ज़रिए ही जान सकते हैं। खुद के हवाले से जहालत की हमाकत का मुजाहिरा एक नौजवान ने किया जिसने एक मारूफ कारोबार के मैनेजर को ओहदे के लिए दरख्वास्त दी। उसने बहुत अच्छा तासुर दिया कि जब तक कि मैनेजर ने इससे पूछा कि वो किस तनख्वाह की तवक्को करता है, उसने जवाब दिया कि इसके ज़हन में कोई मुकर्रर रकम नहीं है, एक ख़ास मकसद की कमी है आप में। अगर आप कहते हैं कि आपके माइंड में कोई ख़ास रकम नहीं है। इसके बाद मैनेजर ने कहा, हम आपको वो सब अदा करेंगे जो आपकी कीमत है, हम आपको 1 हफ्ते के लिए आजमाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि मैं इसे कबूल नहीं करूँगा क्योंकि जहाँ मैं मुलाजमत कर रहा हूँ वहाँ मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है। अब आपने देखा, उसके माइंड में कोई रकम नहीं थी और उसके लिए यही रहा कि उसे जब ये बोला भी गया कि आपको वो सब मिलेगा, हम पहले एक हफ्ता आपको आजमाएंगे, लेकिन उसने कहा मैं पहले वहाँ पर ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। मतलब उसके माइंड में ऑप्शन ही नहीं था। इससे पहले कि आप अपनी मौजूदा पोजीशन में अपनी तनख्वाह की दोबारा एडजस्टमेंट के लिए बातचीत शुरू करें या कहीं और मुलाजमत तलाश करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अब मिलने वाली कीमत से कहीं ज़्यादा कीमती हैं।
पैसा मांगना एक चीज़ है, हर कोई ज़्यादा चाहता है, लेकिन इससे ज़्यादा कीमत हासिल करना बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत से लोग अपने टैक्स के लिए अपनी ज़रूरियात को भूल जाते हैं। आपकी माली ज़रूरियात या ख्वाहिशात का आपकी कदर से कोई लेना देना नहीं है। आपकी कदर मुकम्मल तौर पर मुफीद खिदमत पेश करने की आपकी सलाहियत या दूसरों को इस तरह की खिदमत फराहम करने की तरकीब देने की सलाहियत से कायम है। अब कहते हैं अपने आप की फहरिस्त लें, 28 सवालात जिनका आपको जवाब देना चाहिए। ज़ाती खिदमात की मौसर मार्केटिंग में सालाना खुद तजज़िया एक ज़रूरी है, जैसा कि तजारत में सालाना इन्वेंट्री है। इसके अलावा सालाना तजज़िये में नुक्स में कमी आ जाती है और खूबियों में इजाफा होता है। कोई शख्स आगे बढ़ता है, कोई खामोश खड़ा रहता है या ज़िंदगी में पीछे चला जाता है। किसी का मकसद यकीनन आगे बढ़ना होता है। सालाना खुद तजज़िये से पता चलता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या वहीं पर खड़े हैं या पीछे हैं, और अगर पीछे हैं तो कितना पीछे हैं। ये किसी भी पिछले कदम का भी इंकशाफ करेगा। ज़ाती खिदमात की मौसर मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, चाहे पेशरफ्त सुस्ती क्यों ना हो। आपका सालाना खुद तजज़िया हर साल के आखिर में किया जाना चाहिए, ताकि आप अपने नए साल की करारदादों में किसी भी ऐसी बेहतरी को शामिल कर सकें जो तजज़िया इशारा करती है। अब यहाँ पर उन्होंने सालाना बोला हुआ है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप हर हफ्ते अपना तजज़िया करें कि इस हफ्ते में आपने क्या नया सीखा है, कौन सी नई चीज़ सीखी है, किस नई टेक्निक की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा अर्न कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या एक महीने में अपना तजज़िया लाजमी किया करें ताकि आप अपने आप को दुरुस्त कर सकें। अब कहते हैं ज़ाती इन्वेंट्री के लिए खुद तजज़िया, मतलब ये 28 सवालात हैं। अब मैं आपको फिर वही कहने जा रहा हूँ, डायरी पेन उठाएं और इसे नोट करना शुरू करें। ये 28 सवाल आप खुद से करें लाजमी। पहला, क्या मैंने वो हदफ हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल के लिए अपने मकसद के तौर पर कायम किया था। आपको अपनी ज़िंदगी के अहम मकसद के एक हिस्से के तौर पर हासिल करने के लिए एक मखसूस सालाना मकसद बनाना चाहिए, लाजमी बनाना चाहिए। मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप एक महीने का भी अपना मकसद बनाएं। तो पहले आपने वो अपने आप से पूछना है कि एक महीने में जो मैंने अपना हदफ बनाया था, जो चैलेंज दिया था खुद को, क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। दूसरा, क्या मैंने बेहतरीन मुमकिन मेयार की खिदमत फराहम की, मतलब अपने बेहतर मुकम्मल पूरी कोशिश की जिसके मैं काबिल था, या क्या मैं इस खिदमत के किसी हिस्से को बेहतर बना सकता था। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, क्या मैंने सबसे ज़्यादा मुमकिन मिकदार में खिदमत फराहम की है जिसकी मैं सलाहियत रखता था। नंबर 4, क्या मेरे तर्ज़ अमल की रूह हर वक्त हम आहंग और तावन पर मुबनी रही है, मतलब क्या मैं मुकम्मल तौर पर मेरा पूरा फोकस रहा है इस काम में। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को अपनी कारकर्दगी को कम करने की इजाज़त दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक, मतलब क्या मैंने सिर्फ अंदाजे ही नहीं लगाए, पूरी मनसूबाबंदी की है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या मैंने अपनी शख्सियत को बेहतर बनाया है, और अगर ऐसा है तो किस तरह से। 7, क्या मैं तकमील तक, एंड तक अपने मंसूबों पर अमल करने में साबित कदम रहा हूँ। नंबर 8, क्या मैंने फौरी तौर पर और यकीनी तौर पर तमाम मौके पर फैसले किए हैं। नंबर 9, क्या मैंने अपनी कारकर्दगी को कम करने के लिए 6 बुनियादी खौफों में से किस एक या एक से ज़्यादा खौफ को अपने माइंड में आने दिया है। नंबर 10, क्या मैं या तो हद से ज़्यादा मोहतात था या बिल्कुल लापरवाह था। 11, क्या काम में अपने साथियों के साथ मेरे ताल्लुकात खुशगवार थे या ना खुशगवार रहे हैं। अगर ये नागवार था तो क्या गलती थी, और अगर ये अच्छा था तो क्या वजह थी, और मेरी गलती थी या किसी और की थी। नंबर 12, क्या मैंने कोशिश की कमी की वजह से अपनी कोई तवानाई ज़ाया कर दी है। नंबर 13, क्या मैं तमाम मौज़ूआत के साथ मेल जोल में खुले जहन और रवादार रहा हूँ। नंबर 14, मैंने खिदमत पेश करने की अपनी सलाहियत को किस तरह बेहतर बनाया है। नंबर 15, क्या मैं अपनी किसी आदत में गैर मुतमईन रहा हूँ। नंबर 16, क्या मैंने खुलेआम या खुफिया तौर पर EGOTIMS की किसी भी शक्ल का इजहार किया है, मतलब गरूर या तकब्बुर। नंबर 17, क्या मेरे साथियों के साथ मेरा रवैया ऐसा था कि उसने उन्हें मेरी इज्जत करने पर मजबूर किया है। नंबर 18, क्या मेरी राय और फैसला क़ियास आराई या तज्ज़िये और सोच की दुरुस्तगी पर मुबनी था। नंबर 19, क्या मैं अपने वक़्त, अपने अखराजात और अपनी आमदनी के बजट की आदत पर अमल किया है, और क्या मैं इन बजटों में कदामत पसंद रहा हूँ। नंबर 20, मैंने गैर मुनाफा बख्श कोशिशों के लिए कितना वक़्त वक़फ़ किया जिसे मैं बेहतर फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था।
नंबर 21, मैं किस तरह अपने वक़्त का दोबारा बजट बना सकता हूँ और अपनी आदत को तब्दील कर सकता हूँ ताकि मैं आने वाले साल के दौरान ज़्यादा मौसर हो जाऊँ। नंबर 22, क्या मैं किसी ऐसे अमल का मुरतकब हुआ हूँ जिसे मेरे ज़मीर ने मंजूर ना किया हो। नंबर 23, मैंने किस तरह ज़्यादा खिदमत और बेहतर खिदमत की है जिसके लिए मुझे अदायगी की गई थी। नंबर 24, क्या मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है और अगर है ऐसा है तो किस तरह से। नंबर 25, अगर मैं इस साल के लिए अपनी खिदमात का ख़रीदार होता तो क्या मैं अपनी ख़रीदारी से मुतमईन होता। नंबर 26, क्या मैं सही पेशे में हूँ और अगर नहीं तो क्यों नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्या मेरी खिदमात का खरीदार मेरी खिदमात से मुतमईन है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नंबर 28, कामयाबी के बुनियादी असूलों पर मेरी मौजूदा दर्जाबंदी क्या है। इस दर्जाबंदी को मुनसिफाना और वाजिया तौर पर बनाएं और इसे किसी ऐसे शख्स से चेक करवाएं जो इसे दुरुस्त तरीके से करने के लिए काफ़ी हिम्मत भी रखता हो। इस बाब के ज़रिए फ़राहम करदा मालूमात को पढ़ने और हज़म करने के बाद अब आप अपनी ज़ाती खिदमात की मार्केटिंग के लिए एक अमली मनसूबा बनाने के लिए तैयार हैं। इस बाब में ज़ाती खिदमात की फ़रोग़ की मनसूबाबंदी में ज़रूरी हर असूल की मुनासिब वजाहत मिलेगी, जिसमें क़यादत की अहम खसूसियात भी शामिल थीं। क़यादत में नाकामी की सबसे आम वजूहात भी हमने सीखी। क़यादत के मौके और शोबों की वजाहत, ज़िंदगी के तमाम शोबों में नाकामी, बुनियादी वजूहात और अहम सवालात जो खुद तज्ज़िये में इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो भी हमने रीड कर लिए। दुरुस्त मालूमात की इस वसी और तफसीली प्रेजेंटेशन को शामिल किया गया है। ये जो अभी हमने फ़राहम करदा मालूमात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए किसी को अपनी खिदमात की मार्केटिंग में भी मदद मिलेगी और इससे किसी की ज़्यादा तजज़ियाती और लोगों का फ़ैसला करने के काबिल बनने में भी मदद मिलेगी। ये मालूमात मुलाज़मीन के इंतखाब करने में और मौसर तंजीमों की देखभाल के ज़िम्मेदार अहलकारों के डायरेक्टर, रोज़गार के मैनेजर्स और दीगर एग्जीक्यूटिव के लिए अनमोल होंगी। अगर आपको इस बयान पर शक है तो इसकी सदाकत की जाँच करें और दोबारा सुनें। 28, ये जो अभी हमने खुद तजविया यानी खुद से सवालात के तहरीरी तौर पर जवाब दें। आप इन 28 सवालों को भी लिखें और इन 28 सवालों के जवाब भी अपनी डायरी पर लिखें और 1 साल के बाद फिर खुद का तजविया करें। ये चीज़ दिखने में बहुत सिंपल है, करने में बहुत आसान है, लेकिन यही चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचाएगी। अब आगे कहते हैं, कहाँ और कैसे किसी को दौलत जमा करने के मौके मिल सकते हैं। अब जब हमने इन असूलों का तजविया कर लिया है जिनके ज़रिए दौलत जमा की जा सकती है, तो हम फितरी तौर पर पूछते हैं इन असूलों को लागू करने के लिए भाई, यानी हमने सुन लिया, लागू भी कर लिया, लिख भी लिया, अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो यही आगे बताना चाह रहे हैं, इन असूलों को लागू करने के लिए किसी को साजगार मौके कहाँ मिल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह है, आइए देखते हैं कि कहाँ से किसी भी शख्स को ये मौके मिल सकते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, औरत है या मर्द है। सबसे पहले हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कानून की पासदारी करने वाले हर शहरी को सोचने की आज़ादी है, अमल की आज़ादी है। हम में से ज़्यादातर ने कभी भी इस आज़ादी के फ़वाइद की फहरिस्त नहीं ली है। हमने कभी भी अपनी लामहदूद आज़ादी का मवाजना दूसरे ममालिक की महदूद आज़ादी से नहीं किया। यहाँ हमें फ़िक्र की आज़ादी है, तालीम के इंतखाब और लुत्फ़अंदोज़ी में आज़ादी है, मज़हब में आज़ादी है, सियासत में आज़ादी है, कारोबार, पेशे या पेशे के इंतखाब में आज़ादी है, बगैर छेड़छाड़ के मजमा जमा करने और मलकियत करने की आज़ादी है। सब वो जायदाद जो हम जमा कर सकते हैं, अपने रिहाइश की जगह का इंतखाब करने की आज़ादी है, शादी में आज़ादी, तमाम नस्लों के लिए मसावी मौक़े के ज़रिए आज़ादी है, एक रियासत से दूसरी रियासत में सफ़र करने की आज़ादी है, खाने का इंतखाब करने में आज़ादी है और आज़ादी ज़िंदगी में किसी भी स्टेशन का मकसद हासिल करना जिसके लिए हमने तैयारी की है। खुद यहाँ तक कि हर किसी को भी आज़ादी हासिल है। हमारे पास आज़ादी की दूसरी शक्लें हैं, लेकिन ये फहरिस्त परिंदों को सबसे अहम नज़ारा फराहम करेगी जो आला दर्जे के मौके बनाते हैं। आज़ादी का ये फ़ायदा ज़्यादा वाज़िया है, हर शहरी को ज़मानत देता है, चाहे वो मुकामी पैदा हुआ हो या फितरी। आज़ादी की फहरिस्त इतनी वसी और खुली है। इसके बाद आइए हम कुछ नेमतों को बयान करते हैं जो हमारी वसी पैमाने पर आज़ादी ने हमारे हाथों में रखी हैं। मिसाल के तौर पर मौके और बहुत सी ज़मीन में ख़ानदान के हर रुकन को दस्तयाब फ़वाइद का खुलासा आता है। अब आगे, खाना, सोच और अमल की आज़ादी के साथ साथ खुराक, लिबास, रिहाइश, ज़िंदगी की 3 बुनियादी ज़रूरियात आती हैं। ज़िंदगी की 3 बुनियादी ज़रूरियात कौन सी हैं? खुराक, लिबास और रिहाइश। यानी आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान। हमारी आफाकी ज़िंदगी कहीं भी इसकी माली हदूद के अंदर कीमतों पर खाने का बेहतरीन इंतखाब दरियाफ्त है।
न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स, मतलब इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें काफ़ी चीज़ों की आज़ादी हासिल है, हमें बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत बेहतर होते हैं, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो मर्ज़ी हम चाहे पेशा इख्तियार कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसा मर्ज़ी सोच सकते हैं। कई ऐसे मुल्क हैं, कई ऐसे रियासतें हैं जहाँ पर इंसान को सोचने की भी आज़ादी नहीं दी गई। इसके बाद मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये भी याद रखें कि ये दौलत जमा करने के लिए दस्तयाब ज़राए का आगाज़ है। सिर्फ चंद ऐशो इशरत और गैर ज़रूरी चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन याद रखें कि इन चंद अशिया की पैदावार, नकलो हमल और मार्केटिंग का कारोबार लाखों मर्दों और औरतों को बाकायदगी से रोज़गार फराहम करता है, जो अपनी खिदमात के लिए माहाना लाखों डॉलर वसूल करते हैं और इसे ऐशो आराम और ज़रूरियात दोनों के लिए ज़ायदाना तौर पर खर्च करते हैं। ख़ास तौर पर ये याद रखें कि सामान और ज़ाती खिदमात के इस सारे तबादले के पीछे दौलत जमा करने के मौके बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा है, बाब 7 मुकम्मल हमने पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी थी कि अमल में हम ख्वाहिश का पिलर कैसे बना सकते हैं। दौलत की तरफ हमने छठा कदम आज बढ़ा लिया है, जिसमें सबसे मेन चीज़ पे हमने क्या सीखा कि छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी नहीं जोड़ता। ऐसे लोगों को चुनना है जो शिकस्त को संजीदगी से नहीं लेते, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का इंतखाब करना है। अजीम रहनुमा ज़हीन फॉलोवर बनता है। अच्छा उस्ताद बनने से पहले आपको अच्छा शागिर्द बनना पड़ता है। अब उसके बाद हमने क़यादत में नाकामी की 10 बड़ी वजूहात भी सुनी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं। 11 क्वालिटीज़ हमने सीखी कि उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि आप में गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वत आ जाती है, जुर्रत पैदा करना, खुद पे काबू पाना, इंसाफ का गहरा एहसास होना, फ़ैसलों की कमी होना, मंसूबों की पुख्तगी का कामयाब रहनुमा मनसूबाबंदी अच्छे से करता है, मुआवजे से ज़्यादा काम करने की आदत होना, खुशगवार शख्सियत वाला होना, हमदर्दी और सोचना समझना, तफसील में महारत हासिल करना, पूरी ज़िम्मेदारी कबूल करना, ताउन, कामयाब लीडर बाहमी ताउन करता है। ये हमारी थिंक एंड ग्रो रिच से यानी क्वालिटीज़ थी 11, जिनकी मदद से एक लीडर बहुत कमाल का लीडर बन सकता है। उसके बाद हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ में नाकामी की जो 10 बड़ी वजूहात थी वो सीखी थी कि तफसीलात को मुकम्मल मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहता है, खिदमत पेश नहीं करता, मतलब इस तरह की 10 हमने सीखी। और उसके बाद हमने सीखा कि ये क़यादत कहाँ काम आ सकती है, सियासत के मैदानों में, बैंकारी के काम में, सनत के कारोबार में, मजहबी पेशवा के काम में, कानून, तिब और तालीम के मैदान में, सहाफ़त के मैदान में। फिर हमने मार्केटिंग के बारे में सीखा कि मीडिया से हमें मार्केटिंग मिल सकती है, अखबारात, रिसाले और रेडियो से, दरख्वास्त ज़ाती खतूत से, ज़ाती जानने वालों के ज़रिए से, या ज़ाती तौर पर ख़ुद दरख्वास्त देने से, या ज़ाती कार्ड से। फिर हमने मालूमात के बारे में सीखा कि हम किस तरह से अपनी मालूमात बयान करते हैं, अपनी तालीम वगैरह लिखते हैं मुख्तसर तौर पर, स्कूली तालीम की मज़ामीन, महारत क्यों की, कहाँ से की, कैसे की, तजर्बा मुकम्मल तौर पर, हवाला जात, पिछले रिकॉर्ड का मंजर वगैरह लिखते हैं जिसके साथ काम किया होता है, उन असातिज़ा वगैरह के भी नाम लिखते हैं जिनसे हम पढ़े होते हैं, ग्रेट टीचर्स के नाम, अपने तस्वीर वगैरह भी लाजमी, एक मखसूस पोजीशन ओहदे के लिए काबिलियत, प्रोबेशन पर जाने के लिए पेशकर भी आप कर सकते हैं। अपनी सलाहियत पर आपको हर वक्त एतमाद होना चाहिए, आजमाइश के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, मुकाम हासिल करने का अज़म होना चाहिए और हर मुमकिन इल्म आपके पास होना चाहिए आपके अपने काम से मुतालिक। फिर हमने उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखी कि इस चीज़ को सीखने में या करने में हमें 2-3 हफ़्ते लग सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है। फिर हमने 28 खुद से सवाल पूछे कि क्या हम कामयाब हैं या नहीं, हमने खुद तज्ज़िया किया अपना। तो इसी तरह आप हर महीने अपना तज्ज़िया किया करें, अपने आप से पूछा करें कि अब मेरा ये वाला महीना मंथ जो है पिछले मंथ से ज़्यादा अच्छा गुजरा है या ज़्यादा बुरा गुजरा है, क्या मैंने नई चीज़ें सीखी हैं या नहीं सीखी, मैंने कौन से गलत काम किए हैं और मैं इनको कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं और इनको और कैसे बेहतरीन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने मुकम्मल बाब यानी चैप्टर नंबर 7 मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी सुन लिया है। तो मुबारक हो आपको। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप काफ़ी सुनते भी हैं, कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स लाजमी लिखें और अगर कोई सवाल आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो या किसी तरह का और इसमें इजाफ़ा करना आप चाह रहे हो तो आप इसमें कर सकते हैं। किसी भी तरह से कमेंट आप करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी इन सारी वीडियोज़ को, क्योंकि सुनने में हमें अजीब लग सकता है कि सोचना और अमीर होना, लेकिन ये हकीकत है। अब हमने साथ मिलकर ये सफ़र शुरू किया है तो इंशाल्लाह हम कामयाबियों की बुलंदियों तक भी पहुंचेंगे। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।